फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम जो एंडोक्राइनोलॉजी जो होती है यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में पूरा कंप्लीटली जो है वो अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो नीट हो चाहे एमएससी हो या बीएससी जो हो, तो इससे आप थ्योरी भी आराम से बनाएंगे कंप्लीटली इस ब्रांच से रिलेटेड, और आराम से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आप आराम से ये जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। और ये नोट्स जो है वो आप खुद बना सकते हैं अपने हाथ से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ओके, तो आप वीडियो जो है वो कंप्लीट देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और पूरा हम डिटेल से देखने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एंडोक्राइनोलॉजी जो है, एंडोक्राइनोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी हुआ है। ओके, इसमें दो शब्द हैं, एक है एंडो और दूसरा है लॉजी। एक तो है एंडोक्राइन, दूसरा है लॉजी। एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड से रिलेटेड यानी अंतःस्रावी, जो शरीर के अंदर होती हैं नलिकाओं के रूप में जिसमें कुछ केमिकल बहते हैं, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी ग्रंथियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है। ग्रंथियों में जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है हार्मोन्स की, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ग्लैंड पाई जाती हैं, तो उससे रिलेटेड जो स्टडी की जाती है वो हम एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी की जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसी का दूसरा नाम क्या है, डक्टलेस ग्लैंड हो जाएगा, यानी नलिका विहीन ग्रंथियाँ। ठीक है। तो एंडोक्राइनोलॉजी में क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। क्या करती हैं वो, हार्मोन। और हार्मोन जो है वो एक टाइप का केमिकल होता है, हो सकता है वो हार्मोन प्रोटीन हो। अब आप प्रोटीन तो आप जानते ही कि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो एक टाइप की प्रोटीन हो सकते हैं हार्मोन, या फिर हो सकते हैं स्टेरॉइड हो, या फिर पूरी कंप्लीट प्रोटीन ना हो सकता है छोटे मोलिक्यूल हो, तो उसे हम पेप्टाइड बोल देंगे। तो हार्मोन जो है वो एक केमिकल है, प्रोटीन के हो सकते हैं, पेप्टाइड के हो सकते हैं, या कुछ स्टेरॉइड हार्मोन भी होते हैं जो कि हम आगे देख लेंगे अभी। और एंडोक्राइनोलॉजी जो है इसके जो फादर हैं उसे थॉमस एडिसन कहते हैं। थॉमस एडिसन जो है इनको फादर माना जाता है एंडोक्राइनोलॉजी के। और जो हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन जो है केमिकल है। और ये जो हार्मोन शब्द जो है वो किन्होंने दिया है, ये हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था। किसने दिया था, स्टार्लिंग ने 1902 के अंदर दिया था। और हार्मोन का मतलब जो है, शब्द जो है हार्मोन, इसका मतलब होता है उत्तेजित करना या स्टिमुलेट करना, कोई चीज को बढ़ा देना। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोई फंक्शन जो होता है सेल के अंदर वो बढ़ा देते हैं। हो सकता है हमारी ग्रोथ में कोई सहायक हो सकता है हमारी पीएच मेंटेन करनी हो सकता है हमारा तापमान मेंटेन करना हो, कोई हमारा सर्काडियम रिदम जो है वो हमें क्या है करना हो, बायोलॉजिकल ब्रेन में जो क्लॉक होती है उसको कंट्रोल करना हो। तो ये काम जो है सभी हार्मोन के होते हैं, जो कि हम आगे भी देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमें इतनी याद रखना है कि एंडोक्राइनोलॉजी में क्या किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, डक्टलेस जो ग्लैंड बोलते हैं जिनको, उसका अध्ययन किया जाता है। और थॉमस एडिसन जो है वो इनके क्या हैं, फादर हैं। इसके अलावा हार्मोन जो है शब्द वो स्टार्लिंग ने दिया था। और हार्मोन का जो मीन जो होता है, अर्थ जो होता है वो होता है उत्तेजित करना। ओके, हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो हार्मोन जो मैंने बताया था उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके गुण होते हैं, तो वो देख लेते हैं हम। नॉर्मल सी बात है, मैंने एक गुण तो उनका बता दिया कि केमिकल होते हैं एक टाइप से। ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, कोई ना कोई अपना इफेक्ट दिखाते हैं। जब भी ये स्रावित होते हैं ग्लैंड्स के द्वारा तो अपना ये कोई इफेक्ट दिखाते हैं। तो ऑल हार्मोन जो है वो बायोजेनिक होते हैं, मतलब शरीर के अंतर्गत बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा क्या है, ये सेक्रेट किए जाते हैं, मैंने ये पहले बता दिया। इसके अलावा ये ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, इनका रिलीज किया जाता है इनको ग्लैंड्स के द्वारा। इसके अलावा इनकी जो सांद्रता जो होती है वो बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में आवश्यक नहीं होते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं ग्लैंड्स की वो बहुत ही कम मात्रा में इनको स्रावित करती हैं। लो मोलिकुलर वेट होता है इनका, और स्मॉल इनकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। ये छोटे छोटे अणु होते हैं, तो मोलिकुलर वेट जो है वो भी इसका कम होता है, और इसकी जो सांद्रता है वो भी बहुत ही कम होती है। इसके अलावा ये कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे हो सकता है किसी चीज़ को इनिबिट कर सकते हैं। मान लो कोई हार्मोन है वो कोई ग्रोथ को इनिबिट कर रहा हो, कोई हार्मोन है जो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा हो, तो ये
स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और इनिबिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इफेक्ट होता है इनका। अच्छा, इसके अलावा कुछ हार्मोन जो है वो तुरंत एक्टिंग करते हैं या एक्टिव हो जाते हैं, जैसे जिसे हम इंग्लिश में बोलें तो क्विक एक्टिंग हार्मोन बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन जो है हमारे आपातकाल में स्रावित होता है तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। और कुछ हार्मोन जो है उनको काम करने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम, ठीक है। यानी वो काम जो है वो धीरे करते हैं, उनकी एक्शन की जो रेट है वो स्लो होती है। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है। तो ये हार्मोन की प्रॉपर्टीज होगी, ये बायोजेनिक होते हैं, ब्लड के अंतर्गत होते हैं, इनकी सांद्रता कम होती है, मोलिकुलर वेट कम होते हैं, इनके स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो फास्ट काम करते हैं, कुछ जो है वो स्लो काम करते हैं, ओके। अब हार्मोन जो है वो ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, तो वो कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 जो है क्लासिफिकेशन देखें हार्मोन का, तो इसमें हम नंबर 1 देखेंगे कि एमाइन हार्मोन होते हैं। तो ये क्या एमिनो एसिड होते हैं छोटे छोटे, जैसे टायरोसिन है ना। तो ये एमिनो एसिड से क्या बनते हैं, एमिनो एसिड के ड्राइव्ड होते हैं या व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एमिनो ग्रुप होता है इनमें क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है। इसके अलावा जैसे एमाइन हार्मोन कौन कौन से होते हैं हमारे अंदर, तो थायरोक्सिन हो गया, ठीक है, थायरोक्सिन हो गया। इसके अलावा एड्रेनलिन हो गया, इसके अलावा नोर एड्रेनलिन हो गया। तो ये हम आगे डिटेल से देखेंगे, एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन, एक एक हार्मोन को, एक एक ग्लैंड को हमें डिटेल से देखना है। तो आप एक बार इतना देखते जाओ कि ये एमाइन हार्मोन है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ये हार्मोन क्या है, एमाइन हार्मोन है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, इसमें स्टीरोल जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, जबकि एमाइन में एमाइन जो एमिनो जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, ओके। और नंबर जैसे अगर एग्जांपल की बात करें स्टीरॉयड हार्मोन की, तो इसमें कोर्टिसोल हार्मोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गया, ठीक है। जैसे ये कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, टेस्टिस के द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओवेरी जो होती है, अंडाशय जो होता है उसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये कौन से हार्मोन हो गए, स्टेरॉयड हार्मोन हो गए, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं प्रोटीन या पेप्टाइड के हार्मोन होते हैं, जो कि मैंने बताया था पहले ही कि पेप्टाइड से बने होते हैं। और कुछ जो है वो थोड़ा मॉलिक्यूल जो वेट है थोड़ा उनका वो बढ़ जाता है, इसलिए उनको प्रोटीन के अंतर्गत ले लिया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि 3 से 200 एमाइनो एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में ये एमाइनो एसिड जो है वो जुड़े रहते हैं और एक हार्मोन बना लेते हैं। जैसे एक पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन, जिसमें क्या होता है काउन एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ये भी हम देखें प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी हम छोटे छोटे इनकी भी 3 कैटेगरी अलग से बना सकते हैं। कितनी कैटेगरी होगी, 3 कैटेगरी। देखिए कौन सी। नंबर 1 तो होगी इनकी प्रोटीनिस हार्मोन, ठीक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं, जैसे STH है, ठीक है, FSH है, LH है। ये हम आगे फुल फॉर्म भी देखेंगे, इनके काम भी देखेंगे, एक एक हार्मोन को डिटेल से देखना है। तो आप एक बार इतना याद रखो कि FSH LH जो हार्मोन है वो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं कई, जैसे इंसुलिन मैंने अभी बताया, 51 एमिनो एसिड का पेप्टाइड होता है एक, और ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो इसमें आता है। इसके अलावा आगे देखिए हम स्मॉल या शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, ADH हो गया, ठीक है, एडिनोडाययूरेटिक हार्मोन हो गया। तो ये सभी हार्मोन जो है वो कौन से होते हैं, स्मॉल या शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। तो ये इतनी बात जो है वो हार्मोन के बारे में होगी। देखिए पहले तो हमने हार्मोन का क्या दिया, कैरेक्टर देखे कुछ। पहले हार्मोन का अर्थ शब्द जो है वो किसने दिया, इसका अर्थ क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार किया जाता है। तो ये सारा हार्मोन के बारे में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अभी हार्मोन के फंक्शन जो है वो भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे कि हार्मोन जो है उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे शरीर में, बहुत काम किए हैं हार्मोन, ठीक है। हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर पाएगा अगर हार्मोन की कमी हो जाए तो। अब हम जब ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हार्मोन कोई है वो आवश्यकता से अधिक है तो डिजीज हो जाती है, और अगर कम है तो डिजीज हो जाती है। यानी हाइपो और हाइपर दोनों कंडीशन में क्या हो जाती है, हमें डिजीज हो जाती है। कौन कौन सी डिजीज होती है वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए फंक्शन जो है ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी होती है ना हमारे शरीर के अंदर, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्मोन का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है उसमें हमारे अंदर क्या होता है, हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे गेमेट जो है, गेमेट फॉर्मेशन, जैसे स्पर्म, ओवम, अंडाणु, शुक्राणु जो बनते हैं उसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। और जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन जो होते हैं हमारे अंदर जो बनते हैं उनका डेवलपमेंट भी किसके हाथ में है,
हार्मोन के हाथ में है। इसके अलावा सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे मेल में अलग कैरेक्टर आने, सेकेंडरी और फीमेल में अलग आने, तो वो भी डिटरमाइन कौन करता है, निर्धारित कौन करता है, हार्मोन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हार्मोन ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के द्वारा। इसके अलावा हमारा जो ग्रोथ जो है हमारे अंदर और मेच्योरेशन जो है और रीजनरेशन जो है, इनका कंट्रोल भी हार्मोन्स के द्वारा होता है। जब इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनमें भी हार्मोन होते हैं। ठीक है। तो उनमें भी रीजनरेशन है और ये जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ना रिप्रोडक्शन के दौरान, तो हार्मोन की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इनके तरह। तो ग्रोथ हो गया, मोल्टिंग जैसे इन कीटों में पाई जाती है ना मोल्टिंग। ठीक है। बाहर का कवर जो है वो, बाहर की स्किन जो है वो उतार दी जाती है, दोबारा नई स्किन लगाई जाती है, जिसे हम मोल्टिंग बोलते हैं। तो उनके में अंदर की भी क्या होता है, हार्मोन की भूमिका होती है। इसके अलावा डेवलपमेंट जो है उसमें हो गया डाइपोज जो है, डाइपोज भी इंसेक्ट में पाया जाता है। कुछ जो है वो एक निश्चित टाइम के लिए क्या कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। ठीक है। निश्चित ऋतु के अंतर, तो उसे हम डाइपोज बोलते हैं, एक टाइम पे इनएक्टिव हो जाना। ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन जो होती है उनको बचने के लिए इंसेक्ट क्या करते हैं, रोक देते हैं, अपना सब कुछ रिप्रोडक्शन खाना पीना जो भी है छोड़ देते हैं, इसे हम डाइपोज बोलते हैं। ठीक है। तो इनका कंट्रोल भी किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है या होम्योस्टेसिस जो है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हार्मोन जो है, जैसे ग्लूकोज, टेम्परेचर, वाटर जो है, मिनरल्स जो है, इनका जितना भी कंट्रोल होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब हिंदी में होता है समस्थापन, यानी बाहर का वातावरण अंदर का वातावरण किस टाइप से मेंटेन करना है। तो ये सब जो है वातावरण, टेम्परेचर का हो गया, वाटर का हो गया, जो मिनरल्स जो हैं, इनका जो कंट्रोल है बाहर से इन्वायरमेंट से, तो ये कंट्रोल जो है वो कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें कि हार्मोन्स के और कौन से कार्य हो सकते हैं, तो एक्टिविटीज जो है रिगार्डिंग एडेप्टेशन, हमारे अंदर क्या होता है कि जो वाटर में रहते हैं उसके लिए अलग टाइप के एडेप्टेशन पाए जाते हैं, डेजर्ट के लिए अलग पाए जाते हैं। अच्छा, वाटर में भी ऊपर रहते हैं उनके लिए अलग एडेप्टेशन होते हैं, जो गहराई में रहते हैं उनके लिए अलग एडेप्टेशन होते हैं। तो एडेप्टेशन में किसका महत्वपूर्ण होता है रोल, हार्मोन्स का होता है। कुछ जो है हमारे अंदर देखते हैं, कुछ आसपास जो कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका काम भी कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। ठीक है। तो अडेप्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, हार्मोन्स की होती है, जिसमें कलर चेंज जो है वो, जिसे हम कलरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका फंक्शन जो है वो हार्मोन्स के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हार्मोन्स के बारे में हो गया। हमने प्रॉपर्टी देख ली, टाइप देख ली, क्लासिफिकेशन देख लिया, इसके अलावा हम फंक्शन देख लिए हार्मोन के। अब हम क्या करते हैं कि एक ग्लैंड जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो किस प्रकार काम करती है। हमें पता है कि वो हार्मोन सेक्रेट करती है, तो वो कैसे करती है, उनको पता कैसे चलता है कि अब हार्मोन सेक्रेट करना है, अब नहीं करना है। तो इसका एक कंट्रोल होता है। ठीक है। एक मैकेनिज्म होती है जिसे हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म होगी, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि ऊपर से हमें कोई ऑर्डर देता है कि फलाना काम करो। ठीक है। तो हम वो काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक नाम सुना होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का भाग होता है, हमारे दिमाग का भाग होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑर्डर देता है। हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो कि पीयूष ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्लैंड को जाते हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारी हेडमास्टर ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि जो है हमारी या प्यूटिटरी ग्लैंड जो है वो क्या होती है, हमारी मास्टर ग्लैंड होती है। क्योंकि इनके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सबसे ज़्यादा हार्मोन जो है वो सेक्रेट किए जाते हैं, और ये सारी जो जितनी भी ग्लैंड है उन पे ये कंट्रोल रखती है। इन पे कंट्रोल कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। तो इसलिए इसको हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कुछ रिलीज करता है फैक्टर को, कुछ फैक्टर रिलीज करता है। ठीक है। फैक्टर, और ये फैक्टर क्या करते हैं, ये फैक्टर आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करेगी, आगे कुछ हार्मोन रिलीज करेगी, कुछ अपने हार्मोन रिलीज करेगी दूसरे ग्लैंड्स पे। ठीक है। हो कोई भी ग्लैंड पे कर सकती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे एड्रिनल पे कर दिया उसने, जैसे पेनक्रियाज पे कर दिया। ठीक है। थायराइड पे, पैराथायराइड पे, कोई भी ग्लैंड पे क्या कर दिया इन्होंने, एक हार्मोन सीक्रेट कर दिया। और फिर वो क्या करेगी, पिट्यूटरी के द्वारा क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया, और पिट्यूटरी फिर आगे क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी। हो सकता है वो हार्मोन जो है वो दूसरे ग्लैंड के हार्मोन को इनहिबिट कर सकता है, या हो सकता है वो उसे स्टिमुलेट कर सकता है, मतलब कह सकता है कि तुम हार्मोन सेक्रेट करो, या फिर जो हार्मोन पहले से सेक्रेट कर रही है उसको बंद भी करवा सकते हैं। ठीक है। दोनों टाइप के हो सकते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर भी हो सकते हैं, और स्टिमुलेट जो है, स्टिमुलेट फैक्टर जो वो भी हो सकते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास आ गया। ठीक है, स्टिमुलेशन। और फिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कोई ग्लैंड हो सकती है, ये क्या करेगी, हार्मोन करेगी सेक्रेट, और ये हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड के द्वारा क्या होगा, ब्लड में ये
ब्लड से होगी, जो जहाँ भी इसको काम करना है, जिस भी कोशिका में जाके इसको काम करना है, ठीक है, तो वहाँ जाएगा ये। और इसके अलावा वहाँ जाके क्या करेगा, अपने टारगेट जो सेल है वहाँ पे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, जो कि कोई भी टाइप की एक्टिविटी जो है इसको करनी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें ये अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, ये हो सकता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड को काम कर रहा हो, होम्योस्टेसिस से, मेटाबॉलिज्म से, अडेप्टेशन से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड काम है वो यहाँ पे काम करेगा अपना। और जैसे ही काम करेगा इसकी मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हार्मोन जो है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, हार्मोन क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और जैसे ही हार्मोन डिग्रेड होगा, जैसे इसकी मात्रा कम होगी, इसकी सूचना मतलब कम होगी, या इसकी सूचना क्या होती है कि जैसे इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको ज़्यादा सेक्रेट करवाना है या कम सेक्रेट करवाना है, तो ये फीडबैक जो है ये कहाँ से जाएगा, फीडबैक सिग्नल जाएगा। और ये सिग्नल कहाँ से जाएगा, देखो ये जा रहा है ना, ये सिग्नल मैंने दिखाया यहाँ पे, ये सिग्नल जो है वो आगे जाके हाइपोथैलेमस में जाएगा, ऐसे करके ये हाइपोथैलेमस में जाएगा। और फिर हाइपोथैलेमस फिर इसको पिट्यूटरी को बोलेगी कि तुम उस ग्लैंड को बोल वो हार्मोन सेक्रेट करे, या फिर उस ग्लैंड को बोल तो हार्मोन जो है वो अपना रोक दे, पहले से बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट होती है कि इस प्रकार हार्मोन जो है उनका कंट्रोल किया जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने शॉर्टकट में बताया है, आप थ्योरी भी बना सकते हैं इसकी कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें किस प्रकार किसका कौन कंट्रोल करता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा हार्मोन के बारे में और जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसके बारे में। अब हम अपना चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इतना तो हमारे एक टाइप से इंट्रोडक्शन था। तो अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे अंदर ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, और बॉडी में जो ग्लैंड्स जो हैं वो हम एक एक ग्लैंड को देखेंगे डिटेल से, पूर्णतः उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करती है, हार्मोन्स जो हैं वो उनके कौन कौन से काम होते हैं, किस प्रकार उनको मैकेनिज्म रोका जाता है, किस प्रकार वो इफेक्ट डालते हैं, उनके अगर कम हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, ज़्यादा हो जाए वो हार्मोन तो कौन सी डिजीज होगी, सारा हम डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी आती है, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, हाइपोथैलेमस एक नर्वस सिस्टम का भाग है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस क्या है कि नर्वस सिस्टम का भाग है हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में आता है। जबकि एंडोक्राइन में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण एक ग्लैंड और होती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, इसको भी हम देखने वाले हैं डिटेल से। इसके अलावा एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। इसके अलावा एक होती है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमें विपरीत परिस्थितियां जो आती हैं, जैसे हमारे सामने टाइगर आ गया तो हमें क्या करना है ना, तो उसको निपटने के लिए एड्रिनल ग्लैंड काम आती है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा एक सब छोटी सी ग्लैंड का और नाम आती है जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, वो भी यहाँ पढ़ेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पे एक आता है पेनक्रियाज, जो कि एक ऑर्गन भी है और ग्लैंड का काम भी करती है, क्योंकि इनमें एंजाइम भरे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पाचन का काम करते हैं। और इसके अलावा ये हार्मोन रिलीज करता है, तो इसलिए इसको हम ग्लैंड के अंदर भी काउंट करते हैं। और टेस्टिस ओवेरी भी सेम ही कहानी है, ये भी एक प्रकार के ऑर्गन भी हैं और हार्मोन का सेक्रेशन भी करते हैं, इसलिए ग्लैंड बोलते हैं इनको। इसके अलावा हमारे अंदर जो स्टोमच जो है वो भी एक टाइप से कुछ जो साइंटिस्ट जो हैं वो मानते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर किडनी भी है ना, किडनी भी वो भी हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन हार्मोन, तो उसको भी कई लोग जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह मानते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा जो है वो सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2-3 हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलीज किए जाते हैं इनके अलावा। तो ये जो हैं जितनी भी 10-11 जो ग्लैंड होती हैं हमारे अंदर, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं और आप एक एक चीज़ को लिखते जाना, ठीक है। अगर आप लिख नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक जो है मैं वहाँ से PDF दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और उस PDF को निकलवा लें, मोबाइल में मत रखें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी, सबसे पहले वाली ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो ये जो ग्लैंड है वो सबसे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी। तो इसका क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब हार्मोन सीक्रेट करती है, इनके हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इसके द्वारा सीक्रेट हार्मोन जो वो नहीं करते। मतलब ये ग्लैंड पूरे के पूरे शरीर जो है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। इसको हम बहुत सारे नाम देते हैं, इसको हाइपोफाइसिस नाम भी जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है इसके नीचे प्रेजेंट होती है ना, ये इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, बिलो द हाइपोथैलेमस, इसलिए इसका नाम हाइपोफाइसिस भी रखा गया है। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे कंट्रोल करती है। और लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, मतलब ये जो ग्रंथियाँ जो होती हैं इनका क्या होता है, ये लीडर है, ठीक है।
तो ये इसके वो जो हैं अन्य नाम हो गए। इसके अलावा ओरिजिन जो है वो किससे बनती है, ये तो हमारे अंदर क्या होता है डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर बनती है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है। तो ये किससे बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। इसके अलावा इसका जो कलर है वो रेड ग्रे होता है। इसके अलावा पोजिशन जो है वो क्या होता है, स्पिनोइड जो अस्थि होती है, अस्थि की सेला का जो है उसकी खांच में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, सेला ट्रसिका जो होती है उसकी खांच में प्रेजेंट होती है। और इनफुंडिबुलर जो वृंत द्वारा जो है वो थैलेमस से जुड़ी रहती है, यानी जो जैसे ये थैलेमस भाग है और इससे ये इनफुंडिबुलम क्या होता है, वृंत होता है, एक स्टाल्क होता है, जिससे ये क्या होती है, ये ग्लैंड ऐसे जुड़ी रहती है, ठीक है ना। मैं ये जो येलो कलर से दिखा रहा हूँ ये ग्लैंड है, ये इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ी रहती है। कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं भी कि कैसे जुड़ी रहती है, कितने भाग होते हैं इनके। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उनको हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये तो आपने अभी देखा, ये अपने नाम है, इनके ओरिजिन है, इनका कलर है, इनका पोजीशन है इसकी। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड की वो है कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो एंटीरियर लोब का अन्य नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा नाम इनका जो है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इनके द्वारा अलग हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं और इसके द्वारा अलग हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं और इनको भी हम आगे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है इसको हम आगे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। देखिए कौन कौन से, पार्स डिस्टेलिस हो गया, इसके अलावा पार्स इंटरमीडिया हो गया, इसके अलावा पार्स ट्यूबरेलिस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है इसको हम पुनः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मीडियन एमाइनेंस हो गया और इसके अलावा इनफुंडिबुलर स्टेम हो गया। इसके अलावा कौन कौन सा हो गया, पार्स नर्वोसा भाग जो है वो भी हो गया इसका, ठीक है। ये आप डायग्राम देखो, डायग्राम से आप समझ जाओगे कि ये भाग जो है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये भाग कौन सा है, कौन सा भाग है ये, देखो इसमें कौन सा, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, और ये पार्स इंटरमीडिया और ये पार्स ट्यूबरेलिस। तो पार्स ट्यूबरेलिस ये नाम कहाँ पे आए थे, ये एडिनो हाइपोफाइसिस पे, यानी ये तो हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस जो मैं अभी ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको। और ये हो गया आपका कौन सा भाग, येलो कलर वाला, ये हो गया अपना कौन सा भाग हो गया, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको ये देखो अलग अलग पार्स नर्वोसा, इनफुंडिबुलर स्टेम, ठीक है, और मीडियन इमिनेंस ये भाग हो गए। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, ये 3 भाग हो गए एडिनो हाइपोफाइसिस के और न्यूरो हाइपोफाइसिस के, इधर वाले हो गए। ये तो हो गए न्यूरो हाइपोफाइसिस के और ये 3 भाग किसके हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर इसके क्या है, हाइपोथैलेमस है, ऊपर इसके क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। चलो ये किसकी स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब हम देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दोनों भाग हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसके द्वारा हार्मोन जो सेक्रेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस है, उसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेक्रेट किया जाता है। TSH हार्मोन जो है, ACTH हार्मोन है, इनके हम देखेंगे आगे डिटेल से एक एक हार्मोन को। FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और MSH, ये जो 7 हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस भाग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसके द्वारा सेक्रेट होते हैं। और न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इसे एक टाइप से वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो है वो स्टोरेज जो है ना ग्लैंड, यानी स्टोरेज करती है इन हार्मोन को, पर इनके द्वारा कुछ हार्मोन भी सेक्रेट होते हैं, जैसे वेसोप्रेसिन हार्मोन, जिसे हम ADH भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, पर ये न्यूरो हाइपोफाइसिस द्वारा क्या कहते हैं, ओनली स्टोर किए जाते हैं, ठीक ना, याद रखने वाली बात है, हाइपोथैलेमस में बनते हैं ये, पर ये क्या करते हैं, स्टोर किए जाते हैं कहाँ पे, न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग में, पिट्यूटरी ग्लैंड के भाग है ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एक हार्मोन को डिटेल से। अच्छा इसके अलावा नोट भी लगा रखा है मैंने, एक नोट में देखते हैं क्या लिखा है कि इसके द्वारा सेक्रेट हार्मोन जो है वो प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जितने भी हार्मोन हैं वो प्रोटीन प्रकृति के हैं, याद रखना, ना स्टेरॉइड हैं ना एमाइन प्रकृति के हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रोटीन हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन नॉर्मली हम याद रखेंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन है वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। देखिए 1 नंबर जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है उसके शुरुआत जो हार्मोन है उसके द्वारा सेक्रेट किए जाने में वो हार्मोन हम देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है STH या ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है।
जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इसका दूसरा नाम जो है वो GH, और पहला नाम इसका STH यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये क्या होता है, ये इतना तो पता चल गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एड्रेनो हाइपोफाइसिस भाग से स्रावित होता है। तो ये हार्मोन जो है वो शरीर के कोमल और कठोर ऊतकों पर कार्य करता है, और वृद्धि को क्या करता है, इसके रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है ना, इनके फंक्शन जो है वो अकेले के कम है, जबकि ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, थायराइड के द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके साथ मिलकर ये फंक्शन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कार्टिलेज, बोन्स, इसमें इसको इफेक्ट करता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें स्केलेटल जो सिस्टम होता है इनको प्रभावित कर देता है, जिससे जो हमारे अंदर ग्रोथ जो है वो कम ज़्यादा जो है वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, ये पेनक्रियाज को इंसुलिन, ग्लूकागोन स्रावित करने के लिए क्या कर देता है, उत्प्रेरित, उत्तेजित कर देता है, या उत्प्रेरित कर देता है, या स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है ना, कि भैया आप जो है वो बढ़ाओ मात्रा को, इंसुलिन या ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ाओ। किसको बोलता है ये, पेनक्रियाज को बोलता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, STH या ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा हूँ। अब इसकी मैंने पहले ही बोला था कि अगर ज़्यादा सेक्रेशन होगा तो रोग, और कम सेक्रेशन होगा तो रोग हो गए। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, और हाइपो मतलब कम कंडीशन, यानी कम इसका सेक्रेशन हो। तो ध्यान रखना, ये ग्रोथ कंट्रोल करता है, यानी बड़ा, इनकी वजह से हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो हाइपर होगा मतलब आप कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, हद से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और हाइपो जो है उसमें क्या होगा, इसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो हम क्या रह जाएंगे, बोने रह जाएंगे। ठीक है ना, तो हाइपर सेक्रेशन से रोग होते हैं। उन दो रोग होते हैं, दोनों रोग के नाम है, एक तो है जिंजेटिज्म और एक है एक्रोमेगली। ठीक है, जिंजेटिज्म जो है वो शिशुओं में होता है, उसमें हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। और एक्रोमेगली जो है वो वयस्क में होता है, उसमें क्या होता है, अब जितनी हाइट बढ़नी तो वो तो बढ़ गई, अब ये बेचारा क्या है, हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ रहा है, तो अब इससे हाइट से तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, तो इससे क्या हो जाएंगे, हाथ पैर जो है वो असामान्य हो जाएंगे, अब नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, चलो, इसके अलावा हाइपोसेक्रेशन जो है, इससे हम क्या रह जाएंगे, बोने। तो बोने जो है वो भी हम दो तरीके से रह सकते हैं। ठीक है, एक तो ड्वार्फिज्म जो है वो लोरेन टाइप होती है, और एक फ्रोलिक टाइप होती है। यहाँ भी देना, लोरेन टाइप जो है उससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर जो है वो हमारी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, जबकि फ्रोलिक टाइप में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं वो भी हमारी मंदबुद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बोने रहते ही रहते हैं, ड्वार्फिज्म तो है ही है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्टिव भी सिस्टम जो है वो भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा एक डिजीज आती है, सिमान डिजीज, वो भी क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इसकी हाइपोसेक्रेशन की वजह से, यानी कम सेक्रेशन होता है। अब क्या होगा कि मान लो ड्वार्फिज्म तो चलो शिशु बच्चा था तो उसमें हार्मोन की मात्रा कम हुई तो वो बोना रह गया, लेकिन जब उसकी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ गई, और जब वो एक निश्चित एज तक हो गया फिर उसमें हार्मोन की कमी होगी, तो अब हाइट भी तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिमान डिजीज, जिसमें क्या हो जाएगा, पतलापन, उस समय से पहले क्या हो जाएगा, उसमें बुढ़ापा आ जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे समय से पहले। ठीक है, तो मतलब नहीं होना चाहिए पर हो जाएंगे अगर इसकी मात्रा अब नॉर्मल हो जाएगी तो। ठीक है, ये तो हो गया ग्रोथ हार्मोन। जो सेकंड हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो हार्मोन है STH हार्मोन। STH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, थायराइड जो ग्लैंड है उस पर जाके काम करता है, वो थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करवाता है ये। ठीक है ना, क्या करवाता है ये, थायराइड जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित, उसको स्टिमुलेट करवाने का काम करता है। कौन, STH। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन देख लिया हमने, उसकी डिजीज देख ली। दूसरा हार्मोन जो है एडिनो हाइपोफाइसिस भाग जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट वो है STH हार्मोन। इसके अलावा ACTH हार्मोन, इसका फुल फॉर्म जो है वो है एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ काम करता है, देखो ये हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड में काम करता है। कहाँ काम करता है, मैंने पहले बोला था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अन्य ग्लैंड को कंट्रोल करती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो वो काम करेगा थायरोक्सिन के साथ, तो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है। फिर STH है वो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है। ACTH है जो वो क्या कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो एड्रिनल जो ग्लैंड हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें दो भाग होते हैं, मेडुला और कोर्टेक्स। कौन कौन से दो भाग होते हैं, मेडुला और कोर्टेक्स। तो ये कोर्टेक्स को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है, और वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करवाता है। कौन, ACTH। कौन करवाता है, ACTH। ठीक है, अब दो हार्मोन हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट, इसी भाग के द्वारा स्रावित होते हैं, FSH और LH। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये जो है वो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसको इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन, FSH हार्मोन और
LH हार्मोन। तो FSH के बारे में देखें, इसकी फुल फॉर्म हो गई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये फॉलिकल जो बनते हैं, फॉलिकल समझ रहे हो, मतलब फीमेल के अंदर ओवेरी में फॉलिकल जो होते हैं ना, उनको जो उनकी जो ग्रोथ होती है, इनको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, रोल क्या हो गया, मेल में क्या हो गया, मेल में अलग हो गया, फीमेल में अलग हो गया। देखो मेल में क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को ये क्या कर देता है, प्रेरित, यानी स्पर्म जो होते हैं बनाना, स्पर्म जो बनने की क्रिया जो है उसको ये क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, और फीमेल में क्या करता है, ये फीमेल में ओवेरी में फॉलिकल के परिपक्वन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, फॉलिकल जो होते हैं बनते हैं, उसके जो मेच्योरेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है FSH। फीमेल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन के सराउंड में क्या करता है, ये मदद करता है, हेल्प करता है एस्ट्रोजन हार्मोन के भी सेक्रेशन के अंतर्गत। कौन सा हार्मोन, FSH। FSH के मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। और याद रखना FSH हार्मोन जो है वो रिप्रोडक्टिव में रोल है इसका, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि यह हार्मोन टेस्टिस या ओवेरी द्वारा सेक्रेट होते हैं। यह हार्मोन किससे द्वारा होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा स्रावित होते हैं। LH हार्मोन जो इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और इसे हम जो इसका एक अन्य नाम भी है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ही सेकंड नाम है। अब इसके भी नाम अलग होंगे, मेल में अलग काम होगा, इसका रोल जो है वो, फीमेल में इसका अलग रोल होगा। तो फीमेल में क्या करता है, ये ओवुलेशन में मदद करता है। ठीक है, जब फॉलिकल जो है वो पूर्ण मेच्योर हो जाता है, ओवम बन जाता है ना, तो वो आगे जाके क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, तो उसमें ये कौन मदद करता है, LH हार्मोन स्रावित करता है। यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। यूट्रस जो है उसके अंदर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है, तो इसमें भी कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, LH हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसके डेवलपमेंट में मदद करता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के सराउंड में भी क्या कर देता है, ये मदद करता है। यानी देखो, जैसे ये फीमेल में क्या हो गया, जैसे ओवुलेशन करवा दिया इसने, ओवुलेशन के बाद क्या हो गया कि जो एग है वो फर्टिलाइज होगा, और एग जो फर्टिलाइज होगा तो फर्टिलाइज के बाद वो क्या होगा, यूट्रस के अंदर आएगा और इम्प्लांट होगा, तो इम्प्लांट में ये भूमिका निभाएगा, ओवुलेशन में ये भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जो इम्प्लांट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, तो उस बनने में भी मदद करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आगे प्रोजेस्टेरोन है ना, वो हार्मोन सेक्रेट करती है, तो ये बनाने में भी वो क्या कर देता है, मदद कर देता है। इसका रोल किसका हो गया, ये LH का। जबकि FSH का क्या रोल था, ये फॉलिकल के मेच्योरेशन में सहायक था और एस्ट्रोजन के सराउंड में हेल्प कर रहा था। ठीक है, तो इसके अलावा आगे देखते हैं हम मेल में क्या करता है भैया, कौन, LH हार्मोन जो है वो लीडिंग जो सेल होती है ना, देखिए ये हमारे अंदर जो ओवेरी जो है वो ओवेरी, और ओवेरी के में क्या, ओवेरी में क्या होगा, ये इस प्रकार से ऐसे कुछ सेल होती हैं, कुछ सेल होती हैं जो स्पर्म बनाती हैं, कुछ सेल होती हैं जिसे हम हार्मोन सेक्रेट करती हैं, कुछ सेल होती हैं जो स्पर्म को पोषण करवाती हैं। तो लीडिंग सेल जो है वो हार्मोन सेक्रेट करती हैं टेस्टिस में। ठीक है, मेल में। और ये हार्मोन जो है ये कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो इसको स्रावित करवाने में या जो सेक्रेट करवाने में जो हेल्प करता है वो कौन, किसकी हेल्प लगती है, LH की। और LH किसके द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा। ठीक है, नोट देखो, नोट में क्या लिखा है मैंने भैया, नोट में अच्छी बात लिखता हूँ मैं हमेशा। चलो देखते हैं, FSH और LH जो है ना वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है ये, और इसे गोनेडोट्रोपिन भी बोलते हैं। LH और FSH को मैंने बोला था ना रिप्रोडक्शन के अंतर्गत काम आते हैं, पर याद रखना ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जिसे हम लैक्टोजेनिक हार्मोन या मेमोट्रोफिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं। उसे मैटरनिटी हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है ना, मैटरनिटी। तो ये क्या करता है, ये मेमरी ग्लैंड जो है ना, इसकी साइज जो है वो इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, इसके अलावा ये इसके जो मिल्क जो है ना, मिल्क, ये मिल्क के सिंथेसिस में या मिल्क का प्रोडक्शन जो उसमें भी ये क्या कर देता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल है मिल्क प्रोडक्शन में इसका। ठीक है, चलो ये कौन सा हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके अलावा एक MSH हार्मोन जो होता है, MSH हार्मोन भी क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाला 7वां नंबर हार्मोन है, जो कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं जिसको। और ये हार्मोन क्या करता है, मानव में इनका क्या है अभी पता नहीं, संदिग्ध है इनका रोल। और इसे हम क्या कहते हैं,
इंटरमेडिन भी बोलते हैं, और पास इंटरमीडिएट द्वारा स्रावित होता है ये, और फिश और बर्ड में जो है, फिशेज और बर्ड में ये ज़्यादा एक्टिव होता है। इसके अलावा मेलानोसाइट में उपस्थित मेलानिन जो ग्रेन्यूल है वो इसको क्या करता है, फैला देता है। जैसे स्किन का कलर जो है ना, ये कलर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। MSH हार्मोन जो है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या कर देता है, हमें हमारे जो स्किन की जो कलर जो होता है उसको कंट्रोल करता है MSH हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, मेलानोसाइट जो है वर्णक है, ठीक है ना, तो इस पर कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा अगला हार्मोन, ये तो थे कौन कौन से, MSH, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, ACTH और TSH और GH। ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा स्रावित होते हैं ये, एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा, ठीक है। 7 हार्मोन। अब 2 हार्मोन और बन सके, कौन सी ग्लैंड के भैया, प्यूटिटरी ग्लैंड के। अभी हमारी पहली ग्लैंड चल रही है, ठीक है ना। वीडियो लॉन्ग जाएगा थोड़ा, पर आप एक एक चीज को लिखते जाओ, पूरा एक साथ ही करवाने वाला हूं मैं आज। चलो देखो, आगे जो भाग जो है वो दूसरा भाग कौन सा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित है। इसके द्वारा सबसे पहला हार्मोन जो है वो है ADH हार्मोन, जिसे हम वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं इसको। और इस ADH हार्मोन की फुल फॉर्म होगी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होगी इनकी फुल फॉर्म, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन जो है वो ग्लोमेरुल जो फिल्ट्रेट जो है उसमें जल का क्या कर देता है, रीएब्जॉर्वेशन को बढ़ाता है। ये कहाँ काम करेगा, किडनी में। ADH हार्मोन कहाँ काम करेगा, जाके किडनी में। किसके द्वारा स्रावित होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो ये जाएगा किडनी में, और किडनी में क्या कर देगा कि वाटर जो होता है ना उसको पुनः अवशोषण करने की जो दर है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। और ये हार्मोन क्या कर देता है, यूरिन को क्या कर देता है, कंसंट्रेट करता है। क्योंकि पुनः अवशोषण कर लेगा तो उसकी सांद्रता, जो यूरिन की जो सांद्रता है जो है उसमें बढ़ जाएगी, मिनरल्स वो ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके सांद्र हो जाएगा, ठीक है, यूरिन। इसके अलावा इसमें जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, जिसे हम डायूरेटिक पदार्थ बोलते हैं। इसमें ADH की मात्रा को क्या करते हैं, शरीर में ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे नेफ्रॉन की जो DCT होती है ना, DCT ने दूरस्थ नलिका जो होती है नेफ्रॉन में, उनमें क्या होता है कि जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है, और व्यक्ति जो है वो क्या कर देता है, डायबिटीज रोग हो जाता है उसमें। कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग से ग्रसित हो जाता है। देखिए हम जब चाय कॉफ़ी पीते हैं ना तो वो क्या कर देते हैं, चाय कॉफ़ी ADH को कम कर देते हैं, जिसके कारण पुनः अवशोषण नहीं होगा, जिससे पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी यूरिन में, जिसे हम डायबिटीज और रोग बोलेंगे, ठीक है ना। ADH हार्मोन की कमी से रोग होता है। अच्छा, इसके अलावा न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित सेकंड हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम पिटोसिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, क्विक ब्रीथ हार्मोन भी बोलते हैं इसको, क्विक बर्थ हार्मोन, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये यूट्रस की चिकनी पेशियों को संकुचित करता है, और जिसके कारण बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्लैंड जो हमारी होती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड जो है ये क्या होती है, इसे हम दूसरा नाम जो है इसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। उसको बोला था हमने, प्यूटिटरी जो ग्लैंड थी उसको हमने हाइपोफाइसिस बोला था, क्योंकि वो नीचे थी हाइपोथैलेमस के, और ये हाइपोथैलेमस की क्या होती है, ऊपर होती है, इसलिए हम एपिफाइसिस नाम देते हैं इनका। अब हमने वहाँ पे भी देखा था कि ओरिजिन जो हुआ था प्यूटिटरी ग्लैंड का वो एक्टोडर्म से हुआ था, और यहाँ भी इसका भी क्या होता है, एक्टोडर्म से होता है। उनका वेट जो है वो लगभग 150 mg के बराबर होता है, और इसके अलावा इसका जो कलर है वाइट होता है, और जो लोकेशन जो है डाइनसेफलोन जो भाग है, हाइपोथैलेमस भाग, डाइनसेफलोन ये ब्रेन के भाग है, तो इसकी ये जो छत होती है ना उस पर क्या होती है, एक स्टार्क के द्वारा या एक वृत्त के द्वारा जुड़ी रहती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ज़्यादा इनके क्या है, 1-2 हार्मोन है, ज़्यादा हार्मोन भी नहीं है। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाया, तो इस डायग्राम में क्या होता है, एक भाग ये ऊपर वाला दिखाया गया, ये भाग है एपिथैलेमस भाग, ठीक है। और ये नीचे है, ये वाला भाग है, ये वाला, ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भाग तो जो है इससे नीचे की तरफ जो जुड़ी हुई है ये ग्लैंड तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, और ये जो ऊपर की ओर जुड़ी हुई है ना ये ग्लैंड कौन सी होगी, पीनियल ग्लैंड होगी। पीनियल स्टार्क के द्वारा पीनियल ग्लैंड जुड़ी हुई है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई हमारी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में क्या होती है, 2 टाइप की सेल होती हैं, 2 टाइप की इसमें क्या होती है, कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। जिसे एक का नाम होता है, हम इसमें पीनियलोसाइट्स बोलते हैं। एक का नाम क्या होता है, पीनियलोसाइट, और दूसरे का नाम होता है न्यूरोग्लियल सेल।
पिनिलोसाइड जो सेल होते हैं ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, नर्वस सेल जो होते हैं उनका ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। और न्यूरोग्लियल सेल जो है वो इंटरस्टिशियल जो सेल होती है, स्पोर्टिंग सेल भी बोलते हैं, यानी स्पोर्टिंग इंटरस्टिशियल सेल होती है ये। ओके, पीनियल ग्लैंड जो है ये क्या होता है, ये जो छोटे एनिमल जो होते हैं ना, ये इंसेक्ट वगैरह जो भी होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये पीनियल ग्लैंड जो, जैसे हम देखते हैं कोर्डेटा पढ़ते हैं तो उसमें जो होते हैं ना यूरोकोडेट, हेमिकोडेट, तो उसमें पीनियल आई पाई जाती है, ठीक है ना। पीनियल ऑर्गन होता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है, सेंसिटिव ऑर्गन होता है, लाइट के प्रति सेंसिटिव सेल होती है उसमें, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि बाद में ये ऑर्गन जो है वो एक अवशोषी बन गया, ठीक है ना। धीरे धीरे पीनियल वहाँ उन एनिमल में धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ उनका काम जो है वो बंद हो गया, तो पीनियल आई जो है उसने काम लेनी बंद कर दी, इसलिए ये पीनियल ग्लैंड जो है वो पीनियल आई का अवशेषी भाग माना जाता है, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड जो है वो पीनियल आई का अवशेषी भाग माना जाता है। और हमारे अंदर क्या है कि पीनियल जो ग्लैंड होती है ना उसमें लाइट सेंसिटिव सेल जो है वो नहीं पाई जाती, क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सेल एब्सेंट होती हैं। ओके, और ये जो पीनियल ग्लैंड जो है इनके द्वारा 3 जो हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन है 3? नंबर 1 सीरोटोनिन हार्मोन, नंबर 2 मेलेटोनिन हार्मोन, और नंबर 3 जो हार्मोन होता है वो है एड्रेनो ग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनो ग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। चलो, 1 नंबर हार्मोन जो है जिसे हम बोलते हैं सीरोटोनिन हार्मोन, ये क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का कार्य करता है, वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तथा ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना हमारे शरीर में उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और ब्लड प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और जो मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये क्या कर देता है, ये एमिनो एसिड जो ट्रिप्टोफैन जो होता है ना, ट्रिप्टोफैन एमाइनो एसिड जो हमारे अंदर होता है इससे बना हुआ होता है ये मेलेटोनिन हार्मोन। और इसका टारगेट सेल जो होती है वो होते हैं मेलेनोफोर्स जो सेल होती है ना स्किन की, वो क्या होती है, इनकी टारगेट सेल होती हैं। तो इनकी ज़्यादा डिटेल अपनों को याद नहीं रखनी है, 2-3 हार्मोन के नाम रखने हैं, जिसमें 2 हार्मोन तो हो गए सेरोटोनिन और मेलेटोनिन, तीसरा हार्मोन एड्रेनो ग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन का ब्लड वेसल्स के अंदर काम हो गया, और मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो स्किन के अंतर्गत काम हो गया मेलेनोफोर में, यानी कलर वगैरह में। तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है इसको एमएसएच के विपरीत कार्य करता है, ठीक है ना। एमएसएच क्या करता है, वहाँ पे कलर जो है वो गहरा करता है, तो ये कलर क्या कर देता है, गहरा नहीं करता है, ठीक है ना, ये लाइट कर देता है कलर को, मेलेटोनिन हार्मोन। और किसके काम हो गया, एमएसएच। एमएसएच हार्मोन पता है कौन सा था, एमएसएच हार्मोन था पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ये पिट्यूटरी का हार्मोन था, और ये मेलेटोनिन हार्मोन है, ये पीनियल का हार्मोन है, ये एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, तो हम इसे एंटागोनिस्टल हार्मोन बोलते हैं। कौन से हार्मोन बोलते हैं, एंटागोनिस्टल हार्मोन। याद रखना, मेलेटोनिन का एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन सा है, एमएसएच। और एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो हैं उसमें ये हार्मोन क्या है, ये मेटाक्रोसिस यानी चेंज इन कलर स्किन में सहायक होता है। मेटाक्रोसिस क्या होती है, कुछ जो हम देखते हैं ना, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, तो कलर चेंज करने में हेल्प करता है कौन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। जैसे ही एमएसएच ने काम किया तुरंत ये काम करेगा, तो जो कलर जो है वो हल्का हो जाएगा, फिर मेलेटोनिन काम करे, एमएसएच काम करेगा तो एमएसएच से गहरा हो जाएगा, तो एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं और ये कलर चेंज में सहायक होते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन जो है वो आगे देखो क्या करता है, ये हार्मोन स्किन के कलर को हल्का कर देता है, और मेलेटोनिन का स्रावण जो है अंधकार में ज़्यादा और प्रकाश में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और ये हार्मोन जो है वो सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की भांति कार्य करता है। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कौन करता है, मेलेटोनिन, ठीक है ना। मेलेटोनिन जो है ना वो क्या कर देता है, बायोलॉजिकल क्लॉक की भांति कार्य करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक की भांति कौन कार्य करता है, मेलेटोनिन। ये क्या करता है, हमारे अंदर जो कब जो है बड़ा अलग अलग जो स्टेज आती है ना, तो अलग अलग स्टेज का निर्धारण जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा। याद रखना ये बात, ठीक है। चलो, ये क्या करता है, मानव में जो अंधे बच्चों में क्या होता है कि मान लो अंधे बच्चे हैं, यानी उनमें मेलेटोनिन जो नहीं है, तो इसलिए उसमें क्या होती है कि मैच्योरेशन जो है वो समय से पूर्व आ जाता है। ओके, और मेलेटोनिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेनल या सर्काडियन रिदम, ठीक है। सर्काडियन रिदम जो होती है ना हमारे अंदर, जैसे कब उठना है, हमें कब जागना है, ठीक है, तो उसे हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, और इनमें इंपॉर्टेंट रोल होता है मेलेटोनिन का।
ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इस ग्लैंड के लिए। तो ये ग्लैंड जो है वो छोटी सी ग्लैंड है, ज़्यादा बड़ी ग्लैंड नहीं। इसमें 3 हार्मोन के नाम याद रखने हैं, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो एमएसएच के विपरीत काम करता है, कलरेशन में सहायक होता है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक उसमें काम करता है ये। इसके अलावा ये मेलेटोनिन जो है ये सर्काडियन रिदम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छा, इसके एंटागोनिस्टल हार्मोन भी कहते हैं, इसे एंटागोनिस्टल हार्मोन कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्यूबर्टी जो है इसमें डिले करवाता है, ठीक है, और ये एफएसएच और एलएच के विरुद्ध काम करता है। इसके अलावा जनन अंगों के डेवलपमेंट को ये क्या कर देता है, रोक देता है, जबकि एफएसएच और एलएच क्या करवाते हैं, डेवलपमेंट को करवाते हैं, जबकि ये रोक देता है। इसलिए इसे हम एंटागोनेडियल हार्मोन भी बोलते हैं। यानी गोनेडियल हार्मोन कौन थे, एफएसएच और एलएच थे, ये उसके विरुद्ध काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीगोनेडियल हार्मोन। ठीक है, चलो, प्रकाश विभेदन के अनुसार इसमें क्या होते हैं, लैंगिक व्यवहार को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और अधिकतम विकास 7 वर्ष और 14 की आयु में से CaCO3 व CaPO4 जमा हो जाते हैं। ध्यान रखना कि जैसे ही 7 ईयर हो गई, 14 ईयर हो गए, 7 ईयर और 14 ईयर के बाद क्या होगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फोर जो फॉस्फेट जो हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसे ब्रेन सैंड या एक एसेरुलाई बोलते हैं, एसेरुलाई या ब्रेन सैंड बोलते हैं। यानी ब्रेन के अंतर्गत रेत जैसे कण जमा हो जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। ये मतलब ग्लैंड जो है वो एज के साथ ही धीरे धीरे इसकी जो सेक्रेट करने की, जो हार्मोन सेक्रेट करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। कितनी आयु में, 14 वर्ष की आयु में। तो कैल्शियम वगैरह जम जाते हैं, जिसे हम ब्रेन सैंड बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो हार्मोन था इस ग्लैंड का, वो हार्मोन था एड्रेनोग्लूमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। एड्रेनोग्लूमेरुलोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये कहाँ काम करता है, एड्रिनल के कोर्टेक्स में काम करता है, ठीक है। तो ये पीनियल ग्लैंड के 3 काम हो गए। देखो, सबसे पहला हार्मोन था सेरोटोनिन, उसका काम क्या हो गया, सेरोटोनिन हार्मोन का काम क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स में काम करता था। इसके अलावा मेलेटोनिन, जिसको मैंने देखा कलर चेंज में काम किया, इसने सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक में, सर्काडियन रिदम में एक एंटागोनिडियल हार्मोन था, एफएसएच और एलएच के विरुद्ध काम कर रहा था। और जो पीनियल ग्लैंड जो थी उसमें धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जमा हो गए, इसलिए ब्रेन सैंड भी बोलते हैं इनको। और तीसरा हार्मोन था एड्रेनोग्लूमेरुलोट्रोपिन हार्मोन, उसमें एड्रेनल कोर्टेक्स को काम आ गया, ठीक है। तो हमारी ये सेकंड ग्लैंड भी होगी। 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमने कर लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। चलो, थायराइड जो ग्लैंड है ये सबसे एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी जो लार्ज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। और इनका ओरिजिन जो है वो एंडोड्रम से होता है, जबकि ऊपर पीनियल जो पिट्यूटरी जो थी उसका एक्टोड्रम से हुआ था, और इनका क्या हो गया, एंडोड्रम से होता है। पोजीशन उनकी हाइपोथैलेमस के नीचे, पीनियल की ऊपर होगी हाइपोथैलेमस के, और थायराइड जो है इसकी पोजीशन होगी हमारी जो नेक जो होती है, ग्रीवा जो होती है, श्वास नली जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया और कंठ के मध्य होती है, ठीक है ना। ग्रीवा क्षेत्र में, नेक के क्षेत्र में, श्वास नली और जो ट्रेकिया और जो कंठ जो होता है उसके मध्य में ये प्रेजेंट होती है। ये बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, याद रखना इसके 2 लोब होती हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे ट्रेकिया, इनके दोनों साइड में क्या होते हैं, जैसे ये अंदर यहाँ से हमारी ट्रेकिया जा रही है, ठीक है, तो ये ट्रेकिया के इस साइड भी होगी एक लोब और दूसरा लोब इस साइड होगा, तो ये बाइलोब ग्लैंड है। और दोनों पालियां इस्थमस द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये जो संरचना दिखाई दी है ना मैंने यहाँ पे, ये मैंने लिखा है इस्थमस भाग, ये भाग कौन सा भाग है, इस्थमस भाग है, ठीक है। इस्थमस भाग द्वारा ये दोनों लोब जो है वो आपस में जुड़ी रहती हैं। कौन सी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड है हमारी ये सबसे इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोटोकोडेट में एंडोस्टाइल की समजात ऑर्गन है। यानी प्रोटोकोडेट जो होते हैं ना, हेमिकोडेट, यूरोकोडेट, सेफेलोकोडेट, उसमें एंडोस्टाइल पाई जाती है। और एंडोस्टाइल के जैसी की जैसी यानी समजात ऑर्गन हमारे अंदर क्या है, थायराइड ग्लैंड, ओके। चलो, थायराइड ग्लैंड में अनेक फॉलिकल्स पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है, जैसे ये एक ग्लैंड है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें बहुत सारे ऐसे फॉलिकल पाए जाते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके द्वारा क्या है, हार्मोन का निर्माण किया जाता है। फॉलिकल की जो गुहा जो होती है, केविटी जो होती है, उसमें थायराइड हार्मोन जो है वो स्टोर रहते हैं, थायराइड हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल की भित्ति में जो है वो 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। फॉलिकल जो होते हैं ना, ये अलग अलग फॉलिकल इस प्रकार से इसके अंतर्गत फॉलिकल होते हैं, ठीक है। जैसे तो इस फॉलिकल में क्या होती हैं, 2 टाइप की सेल होती है। एक तो होती है प्रिंसिपल सेल बोलते हैं जिसको, कौन सी सेल बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल। और सेकेंड वाली होती है पैराफोलिकुलर सेल, पैराफोलिकुलर सेल। प्रिंसिपल सेल द्वारा जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं T4 हार्मोन स्रावित करता है, T3 हार्मोन स्रावित करता है। T4
टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन। ये रियल में थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है ना, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं इसको। और एक होता है जिसे ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और पैराफोलिकुलर जो है इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है इसे बोलते हैं टीसीटी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टीसीटी हार्मोन, यानी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन या कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनियल हार्मोन या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन पैराफोलिकुलर सेल द्वारा। याद रखना, अभी तक मैंने थायराइड ग्लैंड के इतना भाग बताया कि दो बाइलोब पाली होती है, ईस्टमस द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, और ये एंडो जो छोटे जो एनिमल थे उसमें जो एंडो स्टाइल जो पाई जाती थी, इसके समजात ऑर्गन है ये, और इसमें फॉलिकुल्स पाए जाते हैं। फॉलिकुल्स में हार्मोन जो है वो स्टोर रहते हैं, और फॉलिकुल्स जो है उसमें दो टाइप की सेल होती हैं, प्रिंसिपल सेल और फॉलिकुलर सेल होती हैं। T3 और T4 हार्मोन होते हैं। T4 T3 हार्मोन प्रिंसिपल सेल द्वारा सेक्रेट होते हैं, पैराफोलिकुलर द्वारा टीसीटी हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है। और इसमें आयोडीन की मात्रा होती है T3 T4 में, जबकि ये नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन है। कौन सा? टीसीटी हार्मोन, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम आगे। थायरोक्सिन का निर्माण जो है वो आयोडीन व थायरोसिन एमिनो एसिड से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन और थायरोसिन जो टायरोसिन जो एमिनो एसिड है उसके द्वारा होता है, ठीक है ना। टायरोसिन एमिनो एसिड और आयोडीन जो है इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में। शरीर में आयोडीन की सबसे अधिक सांद्रता जो है वो थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। आयोडीन की सबसे अधिक सांद्रता जो है शरीर में थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है, क्योंकि सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन जो है वो व्युत्क्रमानुपात रहती है 1/, किसके? ब्लड लेवल ऑफ थायरोक्सिन के, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन जो है उनके काम देखते हैं। देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा हो गया? फॉलिकुलर जो है प्रिंसिपल सेल जो है उसके द्वारा स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे हम T4 हार्मोन बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। तो इसके काम देखते हैं, फंक्शन जो है ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा किसको प्रमोट करता है? कैटाबॉलिज्म को, और रिलीज एनर्जी, और ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, और इसे क्लोरोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कैलोरोजेनिक हार्मोन। क्या करता है ये? कैटाबॉलिज्म, यानी कोई जो मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो होता है ना, जैसे रिएक्शन में कोई चीज़ टूटती है और टूटने के बाद एनर्जी बनती है और टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिज्म में सहायक है, यानी कोई रिएक्शन, कोई बड़ा प्रोडक्ट उसको तोड़ाता है, ठीक है, तोड़ता है, इसको तोड़ के एनर्जी बनाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, इसलिए हम कैलोरोजेनिक हार्मोन भी इसका दूसरा नाम दिया गया है। और इसे मोल्टिंग में भी इफेक्ट होता है इसका। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में इसका इफेक्ट होता है, और मेटामॉर्फोसिस में इसका इफेक्ट होता है। टेडपोल लार्वा में जो है एडल्ट में जो फ्रॉग में कायांतरण को प्रेरित करता है, ठीक है ना, एडल्ट फ्रॉग में कायांतरण को प्रेरित करता है। लार्वा जो है वो एडल्ट में तभी, जो टेडपोल लार्वा जो वो एडल्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब थायरोक्सिन की मात्रा एक निश्चित मैनर में होगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये BMR यानी आधारीय उपापचय दर जो है उसको भी क्या करता है? कंट्रोल या नियमन या रेगुलेट करता है, ठीक है। अब रोग होने से, यानी थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा होगा तो रोग, और कम होगा तो रोग। पहले हम देख लें हाइपो कंडीशन। हाइपो मतलब कम, ठीक है, और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो हाइपो सेक्रेशन से क्या होगा? एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म रोग। क्रेटिनिज्म रोग क्या होता है? बच्चों में होता है। क्रेटिनिज्म रोग बच्चों में होता है, और इसमें ड्वार्फिज्म आ जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के साथ काम करता है, तो ड्वार्फिज्म में सहायक होता है। और मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, और BMR घट जाती है, और प्लज रेट, BP, बॉडी टेम्परेचर, ये सभी क्या हो जाती हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है। ये रोग होता है जिसे हम क्रेटिनिज्म रोग बोलते हैं, वो थायरोक्सिन की कमी से बच्चों में होता है ये रोग। एक होता है माइक्रोडिमा, ठीक है, जिसे हम गर्ल्स डिजीज बोलते हैं। गर्ल्स डिजीज ये आमतौर पर क्या होता है? फीमेल में होता है, और अल्टरनेस में कमी आ जाती है। अल्टरनेस में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसके अलावा चेहरे, मुख, हाथों पर क्या होता है? वसा का जमा हो जाता है, BMR घट जाती है, और बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट और BP कम हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर हार्ट, BP, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर, BMR इसमें ये काम करता है। तो इसमें ही अबनॉर्मलता हमें देखने को मिलती है। और ये रोग किसमें होता है? आमतौर पर फीमेल में होता है, जिसे हम गर्ल्स डिजीज बोलते हैं। तो ये थायरोक्सिन की कमी से होता है। इसके अलावा सिंपल गोइटर रोग भी होता है आयोडीन की कमी से। गोइटर बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, गलगंड रोग बोलते हैं हिंदी में। तो वो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसमें। और ये रोग जो है वो क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है, जहाँ पे पानी में आयोडीन की कमी हो, या फिर,
ठीक है। तो वहाँ पे ये सिंपल गोइटर रोग हो जाता है। इसके अलावा एक रोग होता है हाशीमाटो रोग, इंपॉर्टेंट रोग है ये हाशीमाटो रोग। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ये अपने आप डिजीज है एक इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, फॉलिकल में उपस्थित थायरोग्लोबुलिन हार्मोन की संवेदनशीलता से ये रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, शरीर थायराइड एंटीजन के खिलाफ क्या कर देता है, एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है ना। शरीर में क्या हो जाएगी, थायराइड के प्रति एंटीबॉडी बन जाएंगी, जिससे थायराइड ग्लैंड जो है वो शरीर अपनी ही थायराइड ग्लैंड जो है वो नष्ट कर देगा। वो इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड खुद ही क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उसे हम बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये रोग है जिसे हम हाशीमाटो डिजीज बोलते हैं, जिससे ये इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड हम रोग मान सकते हैं, और थायराइड ग्लैंड में होता है। ये तो हो गए हाइपोसेक्रेशन यानी कम सेक्रेशन की वजह से। कौन कौन से रोग हो गए, 4, हाशीमाटो, सिंपल गोइटर और मिक्सोडिमा, और इसके अलावा क्रेटिनिज्म, ठीक है। एक बच्चों में हो गया, एक फीमेल में हो गया, गोइटर सभी में होता है, क्षेत्र विशेष में, हाशीमाटो इसमें एंटीजन के विरुद्ध हो गया, ठीक है। अब होगी हाइपर सेक्रेशन की बात करते हैं। हाइपर सेक्रेशन में क्या होता है, एक रोग होता है जिसे बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। कौन सा, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर रोग। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए आई जो ऑर्बिट होते हैं, नेत्र गोलक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, वीकनेस हो जाती है, फूड इसमें स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है। बीएमआर अधिक हो जाती है, टेम्परेचर जो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मात्रा बढ़ गई है ना, अभी थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ गई है, तो बीमार ज़्यादा हो जाएगी, बीएमआर, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सभी जो है रोग हो जाएंगे, और इसे हम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोलेंगे हाइपर सेक्रेशन की वजह से। ये तो थायरोक्सिन हार्मोन हो गया हमारा पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो था, जैसे पैराफोलिकुलर जो सेल बताई थी ना, ये प्रिंसिपल सेल के द्वारा स्रावित हार्मोन था ना, थायरोक्सिन हार्मोन। ऊपर देखो मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल सेल के द्वारा। और पैराफोलिकुलर सेल के द्वारा हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं टीसीटी हार्मोन, यानी कैल्सिटोनियल हार्मोन। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। टीसीटी हार्मोन जो है वो कैल्सिटोनियल हार्मोन, ये ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को क्या करते हैं, कम करता है। ये यूरिन में कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या करते हैं, बढ़ा देता है। और याद रखने वाली बात है, टीसीटी हार्मोन और पीटीएच हार्मोन पैराथायराइड द्वारा, हम आगे देखेंगे, पैराथायराइड जो हार्मोन होते हैं ना, पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा सेक्रेट, ये टीसीटी और पैराथायराइड हार्मोन जो है इसके एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। क्योंकि पैराथायराइड वो है, वो क्या कर देता है, कैल्शियम जो है उसके लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में, जबकि टीसीटी हार्मोन जो है वो कैल्शियम की मात्रा को ब्लड के अंतर्गत क्या करता है, कम कर देता है, जबकि यूरिन में बढ़ा देता है, यूरिन में बढ़ाता है, जबकि ब्लड में क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, एंटागोनिस्टल हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। पीटीएच और टीसीटीएच हार्मोन। टीसीटी हार्मोन किसके, कहाँ से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से, जबकि पैराथायराइड हार्मोन तो पैराथायराइड ग्लैंड से ही सीक्रेट करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। टीसीटी के अल्पसंस्करण से क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाती है, ठीक है ना। इसके ज़्यादा कम सेक्रेशन होगा तो ओस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाएगी, जिसमें बोन जो है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारे शरीर में कम हो जाएगी, बोन जो है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, डेंसिटी घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, पीनियल ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड होगी। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट और ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसका ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल है। हमने दो देखे थे, इक्विटोडर्मल, पीनियल और पिट्यूटरी, जबकि दो हमारी पैराथायराइड थायराइड एंडोडर्मल हो गई, ठीक है। नंबर 2 पेयर होते हैं इनके, यानी 4 होती हैं टोटल, पेयर 2 होते हैं। वो पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है, 4। और ये थायराइड ग्लैंड की पृष्ठ सतह पर धसी रहती है। देखिए ये हमने बताया था मैंने, ये ट्रेकिया है, ठीक है, वो ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के ऊपर ये इस्थमस द्वारा 2 पालियों में क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है, जबकि ये जो है ना, ये वाले, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो इस ग्लैंड में क्या होते हैं, 2 टाइप की सेल होती हैं। एक सेल होती है जिसे बोलते हैं चिफ सेल, और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं ऑक्जीफिल सेल। चिफ सेल और ऑक्जीफिल सेल। चिफ सेल द्वारा जो होता है वो क्या होता है, पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन जो है उसका सीक्रेशन होता है चिफ सेल के द्वारा, जिसे या कोलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं इसे। कौन सा हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन। किसके द्वारा होता है, चिफ सेल के द्वारा। 2 सेल किस में होती है, 2 सेल किस में होती है, पैराथायराइड ग्लैंड में होती है, चिफ सेल और ऑक्जीफिल सेल। और इसे पैराथायराइड हार्मोन होता है। और पीटीएच बाह्य कोशिकीय द्रव जो है सीएफसी में कैल्शियम और फॉस्फेट के नियमन करता है, यानी ये बढ़ा देता है लेवल को
जबकि ये TCT हार्मोन जो पड़ा था, पैराफोलिकुलर सेल जो थायराइड की थी, वो उस ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम के मान को कम कर देता है। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत काम हो गए। अब हम PTH जो हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, उसके हम कार्य देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। तो ये क्या करता है, आंत्र में स्थित भोजन से व नेफ्रॉन से कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है, ताकि ब्लड में क्या हो जाए, इसका अवशोषण जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, और ये मूत्र के साथ क्या करता है, फॉस्फेट को बाहर निकालता है, और ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, वह फॉस्फेट लेवल को क्या करता है, ये कम कर देता है। ठीक है, नोट में देखते हैं कि PTH और TCT एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, क्योंकि TC मैंने बता दिया कैल्शियम लेवल को कम करता है, जबकि ये जो PTH है ये क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके रोग देख लेते हैं, 2-3 रोग हैं, ज़्यादा रोग नहीं। पैराथायरॉयड के हाइपोसिक्रेशन से देख लेते हैं, कम सिक्रेशन होगा तो एक रोग हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टिटेनी रोग। PTH के अल्पस्रावन से हाइपोकैल्शियम हो जाता है, यानी कैल्शियम की मान जो है वो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम का मान बढ़ा देता है ब्लड में। तो कैल्शियम जो है, अगर इसकी कमी होगी तो कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा ब्लड में, तो टिटेनी रोग हो जाएगा। इसमें हाइपोकैल्शियमिया कंडीशन आ जाएगी। हाइपो मतलब कम, कैल्शियम मतलब कैल्शियम जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो गिर जाता है, और मूत्र में इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इस रोग में मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती। ओके, अब ये तो हो गया टिटेनी, तो हाइपोसिक्रेशन से। अब हाइपर सिक्रेशन क्या होगा, इसे हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस रोग, अस्थि छिद्रता रोग। PTH कैल्शियम को बोन्स ज़्यादा बाहर निकाल देता है, यानी बहुत ज़्यादा, मतलब कैल्शियम जो है वो बोन्स ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि बोन में कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है। तो अब क्या होगा, इसमें बोन सॉफ्ट या फ्रैक्चर हो जाएंगी, और इसे हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, यानी बोन्स के अंदर हमें छिद्र दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, यानी हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। वहाँ पर हाइपोकैल्शियमिया हुआ था टिटेनी में, जबकि यहाँ पर हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। ठीक है ना, और ओस्टेटिस रोग भी हो जाता है इसके द्वारा, जिसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मल जो बोन है वो रिप्लेस हो जाती है सिस्ट या फाइब्रोसिस जो टिश्यू है उसके द्वारा, यानी बोन वहाँ पे रहती नहीं है, फाइब्रोसिस टिश्यू है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम ओस्टिटिस रोग बोलते हैं। और फीडबैक मैकेनिज्म, यानी ब्लड में जब कैल्शियम का मान जैसे ही गिरता है तो PTH का स्रावन होता है, जिससे वापस जो है कैल्शियम का मान ब्लड में बढ़ जाता है, और फिर हाइपोथैलेमस को जाता है। मैंने बताया था फीडबैक मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट पहले में शुरू में कि फीडबैक कैसे होता है। जैसे ही PTH आएगा, कैल्शियम बढ़ेगा, फिर वहाँ पे जाएगा हाइपोथैलेमस में, फिर रुक जाएगा। जैसे ही कैल्शियम कम होगा, फिर वहाँ पे हाइपोथैलेमस में मैकेनिज्म के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, सिग्नल, फिर एक ऐसे काम होता रहेगा। ओके, तो ये रोग, ये जो हमारी ग्लैंड थी, ये थी पैराथायरॉयड ग्लैंड। 4 ग्लैंड होगी। अगली ग्लैंड जो हमारी है वो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये भी एक छोटी सी ग्लैंड है, पर इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इसे हम लिम्फोइड ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, लिम्फोइड ग्लैंड, क्योंकि इसमें लिम्फोइड टिश्यू जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ओरिजिन जो है वो एंडोडर्म से होता है इनका। शुरुआत में मैंने एक्टोडर्म बताए थे 2, बाकी बाद में जो बता रहा हूँ, जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, ये सभी एंडोडर्म से हैं। लोकेशन जो है वो क्या होता है, हार्ट जो है हार्ट के फ्रंट में प्रेजेंट होती है, हार्ट की फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। और याद रखना, ये इसके कुछ 1-2 पॉइंट आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ये एक ऐसी ग्लैंड है एकमात्र जो आयु के साथ साथ क्या होती है, इसकी ये विलुप्त होती जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आगे देखेंगे हम। अब इनकी संरचना देखते हैं, बाइलोब्ड होती है, और एकमात्र ऐसी ग्लैंड जो एज के साथ क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मैंने अभी बताया, देखो। और ये यौवनावस्था में क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा विकसित होती है। इसके बाद इसकी साइज धीरे धीरे घटती जाती है, और मिडिल एज में इस ग्लैंड का डिक्लाइन होना ही एजिंग का मुख्य कारण है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, इसमें हम आउटर भाग जो इसे हम कोर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर का भाग है उसे मेडुला बोलते हैं। और कोर्टेक्स भाग में लिम्फोसाइट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और मेडुला भाग में एपिथेलिया और रेटिकुलर सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेडुला में क्या होता है, आसन कार्पल्स होते हैं मेडुला भाग में, जो फेगोसाइट की तरह कार्य करते हैं। मेडुला भाग जो होते हैं ना, थाइमस ग्लैंड की जो मेडुला भाग है, अंदर वाला भाग, उसमें क्या होता है, कार्पल्स पाए जाते हैं, जिससे हम हेसल्स कार्पल्स बोलते हैं, जो कि फेगोसाइट का काम करते हैं, दूसरी कोशिकाओं को खाने का काम करते हैं। ठीक है ना, और हार्मोन जो होते हैं ना थाइमस ग्लैंड के, एक तो होता है थाइमोसिन और एक होता है थाइमिन हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन हो गए इनके, थाइमोसिन और थाइमिन हार्मोन। थाइमोसिन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटीन हार्मोन है,
पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और ये हार्मोन जो है वो टी लिम्फोसाइट्स के विभेदन में सहायक होता है। टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है ना, याद रखना ये सेल, दो इसकी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो थाइमस जो ग्लैंड है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है हमारे अंदर, ठीक है ना, हमारे अंदर प्रतिरक्षी तंत्र से रिलेटेड ग्लैंड जो है वो है ये। और जबकि पीनियल ग्लैंड जो थी ना वो हमारी किससे रिलेटेड थी, पीनियल ग्लैंड वो हमारी थी जो सर्काडियम रिदम वगैरह होती है ना उससे रिलेटेड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये तो एक तो होगी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, और ये एक एज के साथ साथ कम होती जाती है, घटती नष्ट होती जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनकी। तो टी लिम्फोसाइट जो है इसके विभेदन में सहायक होती है, जो कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी यानी कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यानी टी लिम्फोसाइट जो है वो हमें क्या कर देती है, इम्यून सिस्टम में काम आती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये उसके डिफ्रेंशिएशन यानी जब सेल होती हैं तो वो बाद में आगे जो ब्लड सेल होती हैं वो पहले आरबीसी बनती हैं, डब्ल्यूबीसी बनती हैं, डब्ल्यूबीसी से फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट से सारी सेल जो है वो बी लिम्फोसाइट में क्यों गई, टी लिम्फोसाइट में आई थोड़ी, है ना। तो इसका जो विभेदन हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ ना, ये इसमें कौन भूमिका निभाता है, ये थाइमोसिन हार्मोन जो कि थाइमस ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होता है। ये हार्मोन एंटीबॉडी के निर्माण को भी प्रेरित करता है, जो कि ह्यूमरल एंटीबॉडी जो है ना इसको प्रदान करती है। एंटीबॉडी के निर्माण को भी ये हार्मोन प्रेरित करता है। थाइमस ग्लैंड के नष्ट होने से थाइमोसिन का स्रावण भी कम हो जाता है, इसलिए एजिंग लोगों में प्रतिरक्षा जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। बूढ़े लोगों में प्रतिरक्षा जो है उसका जो है मान जो है वो कम होता है। इसका यही रीजन है कि थाइमस जो ग्लैंड है उसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन जो है उसका स्रावण कम हो गया, क्योंकि एज होगी तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी ग्लैंड। थाइमोसिन हार्मोन है उसका मान कम हो जाएगा। दूसरा हार्मोन था वो था थाइमिन, जिसे हम थाइमोपोएटिन हार्मोन बोलते हैं। ये थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकंड टाइप का, दो टाइप का हो सकता है। थाइमिन एसिटिलकोलिन के स्रावण को क्या करता है, चालक तंत्रिका के सिरों पर रोकता है। ये हार्मोन जो है वो जो हमारी जो नर्व जो कोशिका होती है ना, तंत्रिका कोशिकाएं, उसमें जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल को भेजता है एक नर्वस सेल से दूसरे नर्वस सेल में। तो उसमें ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसिटाइलकोलिन के जो कंट्रोल जो है, एसिटाइलकोलिन का कितना सेक्रेशन होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, तो इसका कंट्रोल कौन करता है, एसिटाइलकोलिन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए डिजीज देखते हैं। एक तो होता है माइस्थेनिया ग्रेविस रोग होता है। ये क्या होता है, थाइमोसिन के हाइपर सेक्रेशन से होता है। अब नॉर्मल न्यूरोमस्कुलस एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, एक्जिसेशन हो गया। इसके अलावा एक होता है एससीआईडी रोग जो है उसे हम सेवल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं, ये रोग भी हो गया। एक होता है डी जॉर्ज सिंड्रोम रोग, ये रोग हो गया। तो ये तीन रोग जो हैं वो किसके द्वारा होते हैं, थाइमस ग्लैंड की वजह से होते हैं, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी थाइमस ग्लैंड। अभी तक हमने पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल ग्लैंड, इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, इतने ग्लैंड हमने देख लिए। अब हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड, इसकी बात करते हैं। एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसमें किडनी के ऊपर स्थित होती है। जिसे देखिए ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है और ये किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो ये एक जोड़ी होगी एड्रिनल ग्लैंड, दोनों किडनी पर होगी तो दो ग्लैंड होगी ना ये, ठीक है। और कलर जो है ये येलो विश होता है इनका, और वेट जो है इसका 4 से 6 GMS होता है, ग्राम्स। और इस ग्लैंड में चारों ओर क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ये चारों ओर जैसे ये ग्लैंड है ना इसके किडनी पे, यहाँ पे ये जो रेड कलर से ये कैप्सूल हो गया इसका, इसमें क्या प्रेजेंट हो गया, कैप्सूल हो गया। और ओरिजिन जो है वे एक्टोडर्म से होता है, याद रखना। फिर एक तीसरी ग्लैंड आई है एक्टोडर्म से ओरिजिन होने वाली है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। चलो देखते हैं आगे। एड्रिनल जो ग्लैंड है इसमें देखिए ये जो मैं अगर यहाँ से मैं TS काटूँ ना इसका, तो ये मुझे ऐसे दिखाई देगा। इसमें बाहर की तरफ कैप्सूल है, अंदर जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये कोर्टेक्स है, और अंदर ही अंदर जो है ये वाला ये क्या है, मेडुला है, ठीक है। अच्छा, एड्रिनल जो ग्लैंड है ये इसमें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो कैप्सूल के बाहर जो कैप्सूल के अंदर जो है, और सबसे अंदर जो सेंटर में उसे हम मेडुला बोल देंगे। आउटर तो हो गया एड्रिनल कोर्टेक्स और इनर पार्ट हो गया मेडुला, ठीक है। एड्रिनल जो कोर्टेक्स भाग है उसमें क्या होता है, देखो मेसोडर्म जो है ना, ये क्या होता है, ओरिजिन जो है इसका मेसोडर्म से होता है। और एड्रिनल जो मेडुला भाग है उसमें ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्म से होता है। यानी ये एक्टोडर्म से ओरिजिन माना जाता है पूरी का,
पर इसमें भी दो भाग होते हैं जो अलग अलग जो लेयर्स होती हैं उनसे निर्माण होता है इनका। जैसे आउटर भाग तो इसका तो ओरिजिन जो किसके द्वारा होता है, मेसोडर्म के द्वारा, जबकि इसके द्वारा जो एड्रेनल मेडुला जो है इसमें एक्टोडर्म के द्वारा हो गया। चलो, इसमें क्या होता है कि इट्स फॉर्म 80 से 90% पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, यानी ज़्यादा कोर्टेक्स भाग होता है, लगभग 80 से 90% भाग तो कोर्टेक्स भाग ही होता है। अंदर 10 से 20% जो भाग है वो एड्रेनल ग्लैंड का मेडुला भाग होता है, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं कोर्टेक्स भाग की, उसके बाद हम देखेंगे मेडुला पार्ट को। चलो देखो, एड्रेनल कोर्टेक्स जो भाग है उसके द्वारा सीक्रेट होते हैं हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं कोर्टिकोइड्स हार्मोन, कोर्टिकोइड्स हार्मोन, ठीक है। ये नेचर में क्या होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन। देखना, याद रखना, केवल एड्रेनल ग्लैंड और जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसके द्वारा जो सीक्रेट हार्मोन है वो होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। बाकी जो थायराइड, पैराथायराइड जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के पढ़े थे वो सारे के सारे लगभग प्रोटीन हार्मोन थे, ठीक है। तो ये जो कोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं सीक्रेट एड्रेनल के द्वारा, कोर्टेक्स के द्वारा, ठीक है। और इसमें नेचर होती है स्टीरॉयड हार्मोन की। कुल जो है वो 40 से 50 कोर्टिकोइड हमें अभी ज्ञात हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो सभी हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। इनमें से केवल 7-8 हार्मोन जो है वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। 7-8 ही हार्मोन है जो कि एक्टिव होते हैं, और सभी को मिला के हम कोर्टिकोइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। एड्रेनल कोर्टेक्स से स्रावित हार्मोन सारे के सारे इनको क्या बोलेंगे हम, कोर्टिकोइड। और कोर्टिकोइड भी कितने टाइप के होते हैं, 40 से 50 कोर्टिकोइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, जिसमें से 7-8 क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और एड्रेनल कोर्टेक्स का कंट्रोल जो है वो ACTH हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना। ये मैंने पहले बताया था, तो ये भी यहाँ पे दिमाग में रखना, ACTH हार्मोन। अब देखना, अब हम कोर्टेक्स भाग जो है ना, हम उनको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग, उनके अलग अलग नाम दे देंगे हम। ये कोर्टेक्स भाग है ना, इसको भी हमें अब यहाँ पे कोर्टेक्स भाग के मैं 3 डिवाइड बना दूंगा इसको, ठीक है, अंदर। तो इसको अलग अलग नाम दे दूंगा मैं तीनों को। एक तो नाम हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, एक हो गया जोना फेसिकुलेटा, और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया जोना रेटिकुलेरिया, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिया, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है ना। अभी मैंने मेडुला की बात ही नहीं की, अभी कोर्टेक्स की बात करूँगा। कोर्टेक्स में 3 भाग हो गए, ठीक है ना, आउटर, मिडिल और इनर, और फिर अंदर ही अंदर क्या आएगा, मेडुला भाग आएगा। तो कोर्टेक्स के 3 भाग हो गए, कौन कौन से, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ग्लोमेरुलोसा जो भाग है, ग्लोमेरुलोसा, ये जो कोर्टिकोइड स्रावित करता है इसे हम बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं ये, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा जो जोना फेसिकुलेटा जो भाग है, मिडिल भाग कोर्टेक्स वाला, वो जो हार्मोन स्रावित करता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। कौन से हार्मोन बोलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। और सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है वो होता है कार्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है जोना रेटिकुलेरिया भाग कोर्टेक्स का। और ये जो हार्मोन होते हैं ये सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन आते हैं। याद रखना, ध्यान रखना, सेक्स हार्मोन केवल टेस्टिस ओवरी द्वारा सेक्रेट नहीं किए जाते, बल्कि एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स भाग है, और कोर्टेक्स भाग का भी कौन सा भाग, जोना रेटिकुलेरिया भाग, ये भी सेक्स हार्मोन जो है वो सेक्रेट करता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सेक्रेट किया जाता है इनके द्वारा भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेल में जो है ओवेरी जो है वो केवल फीमेल में सेक्रेट करेगा सेक्स हार्मोन, जबकि मेल में मेल वाले होंगे, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन जो है वो सेक्रेट किए जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में ये जो है वो इनिबिट कर दिए जाते हैं ओवेरी या टेस्टिस के द्वारा। अगर ओवेरी होगी यानी फीमेल होगी तो इसमें मेल के हार्मोन जो है वो इनिबिट कर दिए जाएंगे, ताकि केवल करेक्टर हमें फीमेल की ही मिले, ठीक है ना। वो मैं आगे आपको थोड़ा सा बता दूंगा, तो ध्यान रखना ये। तो ये भाग जो है वो देखो, जोना सबसे बाहर कैप्सूल हो गया, उसके बाद ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेरिया, और अंदर ही अंदर भाग जो है ये कौन सा भाग हो गया, मेडुला भाग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला भाग की। अभी इसका जो नियंत्रण है वो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और हार्मोन जो होते हैं वो आपात हार्मोन इसी के द्वारा सेक्रेट होते हैं, जिसे हम एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और ये एमाइन नेचर के होते हैं, याद रखना। ऊपर वाले थे वो स्टेरॉइड नेचर के थे, जबकि ये कौन से नेचर के होते हैं, एमाइन नेचर के, एमिनो ग्रुप होता है इसमें,
ठीक ना। इसे एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन बोलते हैं और नोरेपिनेफ्रिन को नोर एड्रेनलिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों हार्मोन को क्या बोलते हैं? कैटकोलिमिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, कैटकोलिमिन भी बोलते हैं, इनको नाम दिया गया है, नाम इसका कैटकोलिमिन। और नोट एक बात और, एड्रेनल ग्लैंड को 45 ग्लैंड यानी 4-5 ग्लैंड क्या बोलते हैं इनको? 4-5 ग्लैंड, 4S ग्लैंड और 3F ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रखना। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं गलत बोल रहा हूँ, देखना, ध्यान देना। इसको 4S ग्लैंड और 3F ग्लैंड, एस का मतलब एस से 4 चीज शुरू होंगे, ठीक है ना, जैसे शुगर, साल्ट, सेक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो 4S हो गई ये, तो 4S ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। 4S हो गया और 3-5 यानी फाइट, फियर और फ्लाइट, यानी शुगर का कंट्रोल ये करता है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। साल्ट का कंट्रोल करती है, सेक्स हार्मोन सेक्रेट होते हैं इनसे, एनर्जी के सोर्स जो है इससे रिलेटेड हार्मोन ही है। तो ये तो हो गई 4S। और लड़ो या मरो, लड़ो या भाग जाओ या फाइट करो, है ना, या फिर उड़ जाओ यहाँ से, या तो लड़ लो या डरो, और डरते हो तो आप उससे फ्लाइट हो जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए हम 3F ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम देखिए, हमने यहाँ पे देखा था कि इस जो कोर्टेक्स जो है ना, इसके द्वारा 3 टाइप की भाग थे, और 3 टाइप के हार्मोन होंगे, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन, और इसके द्वारा एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है। तो अब हम एक एक करते हैं, पहले हम देखते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड देखेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो देखो, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन जो है वो एड्रेनल कोर्टेक्स के दोनों ग्लोमेरुलस द्वारा स्रावित होते हैं, और एल्डोस्टेरोन इसमें प्रमुख होता है, प्रिंसिपल मिनरलोकोर्टिकोइड है ये, ठीक है ना। शरीर में ये क्या करता है, Na और कैल्शियम की मात्रा को क्या कर देता है, नियंत्रण करता है। Na और कैल्शियम जो है ना, सोडियम पोटेशियम की मात्रा, ये कंट्रोल कौन करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरल से रिलेटेड है तो Na के पे ये क्या करेगा, कुछ करेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड ही, मिनरल से रिलेटेड ही। अर्थात एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन में डीसीटी भाग जो होता है ना, नेफ्रॉन के अंतर्गत दूरस्थ नलिका वाला भाग है ना, ये भाग से क्या कर देता है, Na के अवशोषण को बढ़ा देता है और कैल्शियम के क्या कर देता है, बाहर निकालता है, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन जो है उसका जो कंट्रोल जो है ना, वो क्या कंट्रोल करता है, देखो, एल्डोस्टेरोन कंट्रोल बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसको ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है एक प्रकार से मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ये क्या करता है, बॉडी में फ्लूइड जो वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो शरीर में जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक जो उसको बैलेंस को करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो है इलेक्ट्रोलाइट्स उसको बैलेंस करता है, इसलिए इसे लवण प्रतिधारक हार्मोन यानी साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का रेगुलेशन जो है वो रास के द्वारा किया जाता है। रास एक हम देखते हैं जब किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब देखते हैं हम एक सिस्टम होता है, सेम रास बोलते हैं, जैसे रेनिन एंजियोस्टेसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसका एल्डोस्टेरोन का रेगुलेशन होता है, यानी जब शरीर में ग्लोमेरुलर ब्लड जो फ्लो है, वो ग्लोमेरुलर प्रेशर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये कम हो जाए, तब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है ना, JG सेल, वो एक्टिवेट हो जाती है और रेनिन का स्राव करती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैं अभी आपको थोड़ा सा रास के बारे में बता रहा हूँ कि भैया रास क्या होता है। देखिए, रास आपको कुछ नहीं, अभी आप ये समझना कि रास के द्वारा हमें क्या करना है, एल्डोस्टेरोन का मान बढ़ाना है, ताकि सोडियम जो है ना, मिनरल्स जो है उसका अवशोषण बढ़ जाए, ठीक है, मिनरल का कंट्रोल हो जाए, ठीक है, शरीर में। तो हमें क्या करना है, जब भी GFR जो रेट होती है ना, और जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो होता है, जो किडनी में जो किडनी के पास जो वेसल्स होती हैं उसमें जो ब्लड का जो प्रेशर है वो, और जो फिल्ट्रेशन रेट जो है ना, फिल्टर करने की रेट, वो अगर कम हो जाती है ना, तो किडनी के अंदर कुछ सेल होती हैं, उन सेल का नाम होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। कौन सी सेल होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, और वो सेल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे रेनिन स्राव होता है। और रेनिन स्राव होने के कारण किडनी को भी कुछ वैज्ञानिक जो है वो बोलते हैं कि ये भी एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना, रेनिन का स्राव करती है इसलिए। अब जैसे क्या होगा, रेनिन आएगा और रेनिन क्या करेगा, एक फैक्टर होता है एंजियोटेंसिनोजन, क्या होता है, एक फैक्टर है एंजियोटेंसिनोजन, और रेनिन क्या कर देगा, उसको एंजियोटेंसिन फेस्ट में बदल देगा, और फिर ये आगे क्या होगा, एंजियोटेंसिन फेस्ट है ये सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है, और ये प्रेरित करेगा एड्रेनल कोर्टेक्स को। अब ये बात किस में चल रही है, किस में चल रही है बात, ये बात चल रही है किडनी में,
ठीक है। और ये किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल कोर्टेक्स में जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड, और ये एल्डोस्टेरोन को स्रावन करने का काम करेगा। और जैसे ही इसको स्रावन करने का काम करेगा, जैसे ही स्रावित होगा एल्डोस्टेरोन, ये क्या कर देगा, डीसीटी में कलेक्टिंग डक्ट वाले भाग में जाएगा, सोडियम के अवशोषण को बढ़ा देगा, जबकि पोटेशियम के बाहर निकाल देगा, जिससे क्या हो जाएगा, बीपी और जीएफआर वापस पुनः बढ़ जाएंगी। ठीक है। और इसके अलावा ये और भी काम करता है। देखिए एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो पावरफुल वेसोकॉन्ट्रैक्टर है टाइप से, ठीक है ना। ये वेसल्स के व्यास को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे जीएफआर बीपी वो भी बढ़ जाती है, डायरेक्ट भी बढ़ा देता है, और ये एल्डोस्टेरोन को प्रेरित कर देता है, जिससे एल्डोस्टेरोन अपना काम करेगा, जिससे अपनी जीएफआर वो बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये एक रास सिस्टम होता है। तो रास सिस्टम में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन रेनिन ये काम आते हैं, और एल्डोस्टेरोन का मान जो है वो कम ज़्यादा करके इसको कंट्रोल करते हैं, सोडियम और पोटेशियम के मान को, मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। तो ये रास सिस्टम होता है किडनी में। जब किडनी पढ़ते हैं तो हम डिटेल से देखते हैं इनको। आप इतना एक बार नोट्स में जितना लिखा है आप इतना याद रखना। तो ये हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड हो गया, जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स द्वारा स्रावित इंपॉर्टेंट हार्मोन था एक, ठीक है ना, मिनरलोकोर्टिकोइड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या होगा जब एल्डोस्टेरोन का जो है स्रावन जो है वो ज़्यादा हो जाए, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो इसे हम कौन सिंड्रोम बोलते हैं, हाई ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, बीपी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम मान जो है वो कम हो जाएगा, पोटेशियम मान जो है अंदर वो कम हो जाएगा, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, और इससे हम किडनी डैमेज हो जाएगी, इससे किडनी से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है। चलो आगे देखो, आगे एक नंबर हो गया हमारा कोर्टेक्स वाला भाग, कौन सा, मिनरलोकोर्टिकोइड। अब हम देखते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ग्लूकोकोर्टिकोइड जो था वो फेसिकुलेटा द्वारा स्रावित हार्मोन था। ठीक है ना। फेसिकुलेटा द्वारा स्रावित हार्मोन, एड्रिनल कोर्टेक्स का फेसिकुलेटा जो भाग था उससे ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होता था, उससे कोर्टिसोल आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो कौन सा है, कोर्टिसोल। ठीक है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है कोर्टिसोल होता है, इसलिए हम यहाँ पे जिक्र केवल कोर्टिकोल का करते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस फैटी एसिड जो होते हैं ना, वसा से ग्लूकोज बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ठीक है। इसलिए कोर्टिसोल को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए क्या हो गया ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ये शरीर में क्या करता है, शर्करा को बढ़ाता है। ठीक है। कोर्टिसोल, अब इंपॉर्टेंट बात, कोर्टिसोल अगर मात्रा को बढ़ाता है तो पेनक्रियाज द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन होता है, वो हम आगे देखेंगे, पेनक्रियाज पढ़ेंगे अभी, तो अब हम वहाँ देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन जो है ना वो शर्करा को घटाता है, इसलिए कोर्टिसोल इंसुलिन के विपरीत काम करता है। जैसे टीसीटी हार्मोन हमने देखा ना, पीटीएच हार्मोन के एंटागोनिस्टल था, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो इंसुलिन हार्मोन के एंटागोनिस्टल हार्मोन होता है। ठीक है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित कर दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है कोर्टिसोल हार्मोन। ये लिपोलाइसिस को प्रेरित करता है, लिपिड का ब्रेकडाउन हो जिससे एनर्जी बनी। प्रोटियोलाइसिस को प्रेरित करता है, यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाए। उसके अलावा ये इनिबिट करता है अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड करता है। ठीक है। स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, हेल्प करता है मेंटेन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शन को मेंटेन करता है। ये कौन, कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल एक ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है, ऊपर हमने देखा था मिनरलोकोर्टिकोइड। ठीक है। दो हार्मोन हो गए हमारे, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। एक में हमने देखा था कोर्टिसोल और एक में हमने देखा था एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना। मिनरलोकोर्टिकोइड व ग्लूकोकोर्टिकोइड के हाइपोसेक्रेशन से होने वाला रोग एडिसन डिजीज होता है। एडिसन डिजीज किसके कारण होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड ग्लूकोकोर्टिकोइड के हाइपोसेक्रेशन से होता है। हाइपरसेक्रेशन हमने पहले ऊपर देखा था ना, और ये हाइपोसेक्रेशन से है। इसमें क्या होगा, सोडियम का मान कम हो जाएगा, पोटेशियम का मान बढ़ जाएगा, और स्किन जो है उसमें ब्रोंज पिगमेंटेशन हो जाएगा, और डिक्रीज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, और वीकनेस आ जाएगी, और थकावट हो जाएगी, और वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना। एडिसन रोग की ये कुछ करेक्टर्स हैं। ठीक है, सिम्टम्स बोल सकते हैं हम इसे, लक्षण। इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड की हाइपरसेक्रेशन से होने वाले रोग, केवल ग्लूकोकोर्टिकोइड के, यहाँ तो हमने देखा था दोनों के, यहाँ तो हमने क्या देखा था, दोनों मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड दोनों के हाइपोसेक्रेशन से तो होता है एडिसन रोग, जबकि केवल ग्लूकोकोर्टिकोइड के हाइपरसेक्रेशन से जो होने वाला रोग है उसे हम बोलते हैं कुशिंग डिजीज। ठीक है ना। हाइपरसेक्रेशन, एक बात तो ये दिमाग में रखा करो आप। ठीक है ना। यहाँ पे हाइपोसेक्रेशन है, जबकि यहाँ पे दोनों हार्मोन्स की बात हो रही है, और यहाँ पे केवल एक हार्मोन की बात हो रही है। इससे क्या होगा, कुशिंग डिजीज। इसमें हाइपर है तो इससे क्या हो जाएगा, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, पोटेशियम का लेवल घट जाएगा, हाई बीपी हो जाएगी, हाई ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, अब नॉर्मल मोटापा हो जाएगा। ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं तीसरा जो है उसे हम बोलते हैं सेक्स कोर्टिकोइड हार्मोन। अब इसमें क्या होगा, सीक्रेट होता है जो ना रेटिकुलेरिया के द्वारा, और ये इसे हम क्या बोलते हैं, गोनेडोकोर्टिकोइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार से जैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन है वही हार्मोन है ये भी, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं किडनी के द्वारा, ठीक है ना, किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके द्वारा, ठीक है। तो दिमाग रखना, इतनी बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, वो न केवल ओवेरी और टेस्टिस से बल्कि जो एड्रेनल जो ग्लैंड है उसका तो भाग है ना, जो ना रेटिकुलेरिया जो कोर्टेक्स वाला भाग है उसके द्वारा भी सेक्स हार्मोन सेक्रेट होते हैं। और याद रखना मेल में दोनों होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी, क्योंकि ये नहीं जानते, किडनी देखिए मेल फीमेल दोनों में होती है, ठीक है ना, कि ओवेरी किस में होगी, फीमेल में, टेस्टिस किस में होगा, मेल में, लेकिन यहाँ पे किडनी तो दोनों में होगी, तो ये हार्मोन दोनों में स्रावित होते हैं, ठीक है। मेल में सेक्स हार्मोन जो है वो क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, DHEA हार्मोन है, एंडोस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोस्टेरोडोइन हार्मोन है, ठीक है ना, एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं इसे हम, तीनों को मिला के, ये तो मेल के हो गए। इसके अलावा फीमेल में क्या होता है, फीमेल जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये हम देख रहे हैं, अभी देखो, अभी हमने देखा कि मेल के अलग हार्मोन होते हैं, फीमेल के अलग हार्मोन होते हैं, और एड्रिनल में क्या होता है, ये दोनों हार्मोन जो हैं ये मेल में भी स्रावित होते हैं, दोनों टाइप के हार्मोन, और फीमेल में भी होते हैं। पर होता क्या है कि टेस्टिस और ओवेरीज होते हैं ना, वो इनको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, इसलिए फीमेल वाले मेल में करेक्टर नहीं दिखने देंगे और मेल वाले जो है फीमेल में करेक्टर नहीं दिखने देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, शरीर में क्या है, गोनेड जो होते हैं ना, एड्रेनल कोर्टेक्स और प्लेसेंटा द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। सेक्स हार्मोन 3 द्वारा होते हैं, गोनेड द्वारा होते हैं, टेस्टिस ओवेरी द्वारा, एड्रेनल कोर्टेक्स द्वारा होते हैं, और प्लेसेंटा द्वारा होते हैं। मेल में और फीमेल में सेक्स हार्मोन जो होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड जो सीक्रेट होते हैं वो क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन गोनेड द्वारा स्रावित सेक्स हार्मोन एड्रेनल द्वारा सेक्स हार्मोन के अपोजिट जो सेक्स होता है ना, उसमें क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, इसलिए अलग करेक्टर नहीं दिखता है, यानी मेल के जो है वो मेल में ही मेल का ही करेक्टर दिखता है मेल में, क्योंकि फीमेल वाले जो हार्मोन है ना वो क्या कर देते हैं, टेस्टिस वाले हार्मोन जो है ना, मेल हार्मोन, वो इनको फीमेल वाले हार्मोन को जो ये एड्रेनल द्वारा स्रावित जो फीमेल हार्मोन को इनहिबिट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एड्रेनल जो गोनेड जो है, इसमें क्या होता है, ट्यूमर होने से कुछ डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, कुछ ट्यूमर बन जाते हैं, जिससे डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं एड्रेनल विरिलिज्म बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, ये फीमेल में होता है, ठीक है, एंड्रोजन के कारण होता है, डीप वॉइस हो जाती है, और ब्लैडनेस इन फीमेल, गंजापन, और स्टेपेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें, ठीक है। इसके अलावा क्लिटोरिस का बड़ा होना, ठीक है, और इसमें क्या होता है, फीमेल में दाढ़ी मूंछों खाना, यानी ये सारे मेल वाले करेक्टर हैं जो कि फीमेल में हो जाते हैं। और ये क्या होता है, एड्रेनल विरिटिज्म रोग होता है, और किसके वजह से, ये कुछ एड्रेनल जो ग्लैंड है उसमें ट्यूमर होने की वजह से होता है। एक होता है हिर्सुटिज्म रोग होता है, हिर्सुटिज्म रोग जो है वो फीमेल में होता है। इसमें क्या होता है, मोर क्वांटिटी ऑफ फेशियल और बॉडी हेयर, बॉडी पे हेयर और जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसे हम हिर्सुटिज्म रोग बोलते हैं, वो ये भी एड्रेनल ग्लैंड की वजह से होता है। एक होता है गायनेकोमेस्टिया रोग जो वो मेल में होता है, इसमें एस्ट्रोजन का कारण हो जाता है। इसमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड वगैरह जो है वो बन जाती है मेल में, और इसे हम गायनेकोमेस्टिया रोग बोलते हैं, ये भी एड्रेनल ग्लैंड की वजह से होता है। अब ये तो हो गया था, ये तो हमने देखा मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये तो कोर्टेक्स वाले भाग से थे। अब हमने मेडुला भाग देखा था ना, उनमें भी 2 भाग थे, उनमें की तो 2 हार्मोन थे। कौन कौन से हार्मोन थे, एक हार्मोन था एड्रेनलिन हार्मोन जिसे हम एपिनेफ्रिन हार्मोन बोलता था, एक नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन था, ठीक है। ये हार्मोन दोनों क्या होते हैं, ये एमिनो एसिड टायरोसिन द्वारा ये जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, और एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन, अगर तीनों को मिला देना तो इसे हम बोलते हैं कैटेकोलेमाइंस, ठीक है ना। कैटेकोलेमाइंस में कौन कौन से मिला देते हैं हम, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन की तरह, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम में काम आता है, तंत्रिका तंत्र में, ठीक है ना। तो ये तीनों मिल जाएंगे तो हम इसे बोलते हैं कैटाकोलेमाइन। और इसके अलावा एड्रेनल मेडुला पार्ट का कंट्रोल जो है वो क्या होता है, सिंपैथेटिक, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा था ना, कोर्टेक्स भाग का, ये सिंपैथेटिक भाग में। ये हार्मोन मेडुला की ग्लैंडुलर जो सेल है ना, क्रोमेपिन सेल द्वारा सीक्रेट करती है, और ये हार्मोन स्ट्रेस या इमरजेंसी कंडीशन में काम आती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, यानी एपिनेफ्रिन हार्मोन।
इमरजेंसी कंडीशन जैसे पेन, इंजुरी इत्यादि में ये स्रावित होता है। और इंक्रीज अल्टरनेस, ये अल्टरनेस को हमारे बढ़ा देता है, एकाग्रता को, बीएमआर जो है वो बढ़ा देता है। और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के ये भी बढ़ा देता है। वेसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो कि हार्ट के आसपास या लीवर के आसपास जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसके वेसोडाइलेशन यानी इसके व्यास को बढ़ा देता है। स्किन के वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इससे उकमाकुचन को घटाता है, ये प्यूपिल डायलेशन करवाता है, ये शुगर लेवल को बढ़ा देता है, प्रोटीलाइजेशन यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, लिपिड ब्रेकडाउन को, क्योंकि एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए वाली है भाई, आपातकालीन आई है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, जिससे ये जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी बनाएगा और ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा वगैरह वगैरह, ठीक है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन जो था नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है ना। एड्रेनलिन हमारी विपरीत परिस्थितियों में, जबकि ये नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे एक्सरसाइज इत्यादि के समय जो है सीक्रेट किया जाता है। और वेसो कॉन्ट्रैक्ट जो है वेसल्स के डायमीटर को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। नोट, कोर्टिसोल हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन होते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते थे, व्यक्ति के स्ट्रेस को बाहर निकालता है। याद रखना, कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो क्या है? कोर्टिसोल ऊपर हमने देखा था ना कोर्टेक्स भाग में, वो लाइफ सेविंग हार्मोन है, ठीक है, स्ट्रेस से बाहर निकालता है ये। एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन स्ट्रेस में स्रावित होते हैं, इसलिए इसे 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फेयर, फाइट और फ्लाइट। हमने बोलता 4X और 3-5 ग्लैंड आई है, एड्रिनल ग्लैंड, वो आपने देखा था पहले थे, ठीक है। तो ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड थी। अब हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड देख ली और छोटी छोटी 2-3 ग्लैंड है जो कि हम अभी देख रहे हैं, जिसका आगे वाली ग्लैंड का नाम है पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड की जो पोजीशन जो होती है वो आप देख सकते हैं, स्टोमच के पीछे जो यू आकार की जो नली होती है ना ड्यूडेनम वाली, उसके मध्य प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। और ये ड्यूडेनम जुड़ी होती है, छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग, और यहाँ पे क्या होता है? पेनक्रियाज जुड़ी होती है, ठीक है। और ये पेनक्रियाज जो है ये जो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो भी सेक्रेट करती है, और इसके साथ ये कुछ हार्मोन भी सेक्रेट करती है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। देखिए कलर जो है इसका पिंक होता है, शेप जो है वो इसकी एनिमित होती है, और ये एक ग्लैंड मिक्स ग्लैंड है। लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर तक होती है, और वेट जो है इसका 50 से 85 ग्राम तक होता है, ठीक है। अगर हम इसको काट के देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से सेल दिखाई देंगे इसमें। ये एक प्रकार से एक ऐसे फॉलिकल सेल लगे होते हैं, इसके बाहर बहुत सारी सेल होती हैं, सेम एसिनी सेल बोलते हैं। इस सेल को क्या बोलते हैं? एसिनी सेल। ये बाहर वाली जितनी भी सेल हैं इसे हम एसिनी सेल बोलते हैं, ठीक है। और एसिनी सेल जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब ये क्या बनाएगा? ये पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा जो कि पाचन में सहायक होगा, ठीक है। ये एक्सोक्राइन भाग हो गया, ये हमारे काम का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अंदर जो है ना ये बहुत सारे टाइप की सेल होती हैं यहाँ पे, इसमें से अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, पीपी सेल, ठीक है। ये 4 टाइप की सेल होती हैं यहाँ पे, और ये एंडोक्राइन पार्ट होता है। ये क्या करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये एसिनी वाला भाग है, ये क्या करता है? जूस बनाता है, जो कि पाचन में सहायक होता है, क्योंकि उसमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ काम आता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन क्या होता है? एसिनी पोर्शन जो है वो होता है 99% पार्ट वो पेनक्रियाज का यही होता है, जबकि 1% जो है ना ये क्या करता है? ये 1% भाग होता है एंडोक्राइन की ओर, ठीक है। एसिनी भाग जो है वो क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो कि क्या करता है? कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, और एक्सोक्राइन पार्ट है ये, ठीक है। जबकि एंडोक्राइन पोर्शन जो है वो क्या होते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोदा था, इसलिए इसे लैंगरहैंस के द्वीप में बोलते हैं। और ये क्या होता है? यहाँ पे लैंगरहैंस के द्वीप समूह, इसको लैंगरहैंस का द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। मैं ये अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला। तो इसमें भी बहुत सारी टाइप की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा, ठीक है, डेल्टा, पीपी सेल। तो ये आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और ये 1% जो है ना वही पार्ट होता है केवल ग्लैंड का, और ये क्लस्टर होता है सेल का, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा, पीपी सेल होता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल बोलते हैं, इसे एफ सेल भी बोलते हैं। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल पीपी सेल होती है, तो ये भी अलग अलग परसेंट में होती है, जैसे 25 से 15 से 25, 60 से 65, ठीक है। इसमें बीटा सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है ना, बाद में आगे देखेंगे। तो इसमें अल्फा सेल जो होती है ना, इसके द्वारा क्या होता है? सेक्रेट किया जाता है ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। और ये डिस्कवर किया गया था कैम्पबेल और मेर्लिन द्वारा डिस्कवर किया गया था। बीटा सेल जो है ये इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करती है, जो कि बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा
खोजा गया था। इसके अलावा जिसे हम गामा या डेल्टा बोलते हैं, ये क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सेक्रेट करती है। इसके अलावा पीपी जो सेल होती है ना, ये क्या करती है, आंत्र में भोजन के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है ना, पीपी वाला भाग है जो। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए ये दो हो गए, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके अलावा हमें अगर कोई पूछे पेनक्रियाज के द्वारा, तो अल्फा गामा भी होती है जो कि सोमेटोस्टेटिन करती है। पीपी सेल जो होती है वो क्या करती है, ये अवशोषण से आंत्र में जो एब्जॉर्वेशन जो होता है ना फूड का, उससे रिलेटेड काम करती है। तो अब हम बात करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन की, जो कि किसके द्वारा, अल्फा के द्वारा होता है। और आगे हम इंसुलिन की बात करेंगे जो कि बीटा के द्वारा होता है, ठीक है। तो ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर होता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का जो लेवल है वो बढ़ा देता है, याद रखना ये बढ़ाता है, जबकि हम आगे देखेंगे इंसुलिन जो है वो घटाएगा, ठीक है। तो ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे क्या हो गए, एंटागोनिस्टल हार्मोन हो गए, ठीक है। तो मेड ऑफ चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड 29 एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 29 जो एमिनो एसिड है उनकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिससे बना होता है, ठीक है। और इस शुगर के लेवल का क्या करता है, ये ग्लूकागोन जो हार्मोन है ये शुगर लेवल को बढ़ा देता है और इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। इसके अलावा जब ये स्रावित होता है तब ब्लड में शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। जब ये स्रावित होता है तब ये ब्लड में शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे शुगर लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये ग्लूकानियोजेनेसिस को लीवर में प्रेरित करता है, यानी एमिनो एसिड को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है। ये वो काम करेगा जो ग्लूकोज जो है वो किस प्रकार बन जाए, बस चाहे प्रोटीन से ग्लूकोज बनो, चाहे फैट से बनो, चाहे एमिनो एसिड से बनो, बस इसको ग्लूकोज बनानी है केवल, ठीक है। क्योंकि इसको ग्लूकोज का लेवल जो है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ाना है, इंक्रीज करना है ब्लड में। तो ये लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनाएगा, लिपिड से फैटी एसिड टिश्यू तोड़ देगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकागोन हार्मोन हमारा, जो कि अल्फा सेल द्वारा स्रावित होता है। जबकि बीटा सेल जो होती है पेनक्रियाज की, वो करती है इंसुलिन हार्मोन, और ये बीटा सेल का प्रोडक्ट है। इसका मोलिकुलर वेट जो होता है 6000 होता है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो AF सेंगर ने दी थी, ठीक है। और टर्म जो है वो भी AF सेंगर द्वारा दिया गया था। और इंसुलिन जो है वो फेस्ट प्रोटीन है, आर्टिफिशियली जिसे हम सिंथेसाइज किया था लैब के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये हमें इसे क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त भी किया था। इंसुलिन एक फेस्ट ऐसी प्रोटीन है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज किया था लैब में, वो क्रिस्टलाइज भी किया था। और ह्यूमन इंसुलिन जो है वो सिंथेसाइज किया था टसान, होमुलिन बोला था जिसे, ठीक है ना, होमुलिन नाम दिया था जिसे। वन मोलिकुलर इंसुलिन जो है ना वो 51 एमिनो एसिड से बना होता है। दो चेन होती है 51 एमिनो एसिड में भी, एक तो 21 एमिनो एसिड की और एक 30 एमिनो एसिड, A और B दो चेन होगी, एक में 21 एमिनो एसिड होती है और एक में 30 एमिनो एसिड होती है, ठीक है। तो इंसुलिन की कुछ डिटेल्स हैं, मैंने निकाली थी, अच्छी है, आप एक चीज़ को देखें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो देखिए आगे देखिए, दोनों चेन आपस में क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाए जाते हैं, सल्फाइड बॉन्ड सल्फर से, ठीक है ना। तो दोनों चेन होगी, जैसे देखना एक चेन ऐसी होगी, दूसरी चेन ऐसी होगी, एक में 51 एमिनो एसिड, दोनों में 51 है, यानी एक में 21 और एक में 30, और बीच में क्या होगा, यहाँ पे सल्फर द्वारा ऐसे आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है ना। अब इंसुलिन के फंक्शन देख लेते हैं। हमें ऊपर किसके फंक्शन देखे थे, हमने ऊपर हमने देखे थे ग्लूकागोन हार्मोन के, ठीक है। अभी हम देखते हैं इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन। इंसुलिन प्रोटीन जो है वो इंसुलिन प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी ये ग्लूकोज को कैसे भी करना पड़े, इसको कुछ भी करना पड़े, ये ग्लूकोज को घटाएगा ब्लड में, क्योंकि ये ग्लूकागोन के विपरीत काम करेगा। तो ग्लूकोज को कैसे भी कुछ भी करना पड़े, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ये प्रोटीन में, फैट में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो एक तो प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है, प्रोमोटिंग अपटेक ऑफ एमिनो एसिड और लिवर और मसल सेल्स, यानी लिवर और मसल सेल्स को कहेगा कि भैया तुम एमिनो एसिड जो है वो अपटेक कर लो ताकि प्रोटीन बन जाए, ठीक है। लिपोजेनेसिस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा कि भैया लिपिड जो है ना वो बने ज़्यादा से ज़्यादा। और लिपोलाइसिस जो है ना, लिपिड जो है ना ग्लूकोज में टूटे ना, ये इसको क्या कर देगा, लिपोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। इंसुलिन कीटोन बॉडी के निर्माण को रोकता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस को संदमित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये क्या करता है, संदमित करता है। और ग्लूकोजेनेसिस को ये क्या करता है, प्रेरित करता है, लीवर और मसल्स में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदल जाए, ये अब ये उल्टा काम करेगा, ठीक ना। और ग्लूकोजिनोलाइसिस जो है उसको संदमित करता है, ठीक है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित करता है ताकि ब्लड जो है उसमें ग्लूकोज का जो लेवल जो है वो कम हो जाए, ठीक है। डीएनए आरएनए के संश्लेषण को ये क्या करता है,
प्रेरित करता है। और अब क्या होगा, कुछ रोग देखने को मिलेंगे हमें कि अगर इस इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, अगर नॉर्मल सी बात है इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ब्लड में क्या हो जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, मेलिटस डायबिटीज मेलिटस रोग होता है, जिसे हम शुगर डिजीज बोलते हैं। ठीक है ना। और हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, यानी शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और हाइपरग्लाइकोसूरिया रोग, देखिए ये जो डायबिटीज मेलिटिस जो है ना, मेलिटस रोग, ये भी कई टाइप की कंडीशन होती है। इसमें क्या होगा, एक तो कंडीशन होगी जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया होगा, जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। एक होता है ग्लाइकोसूरिया, जिसे यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है। एक होता है पॉलीयूरिया, जिसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन यूरिन, यूरिन में क्या हो जाएगी, वाटर की मात्रा हो जाएगी। एक पोलिप्सिया, जिसमें क्या होता है, प्यास अधिक लगने लगेगी। और एक होता है पोलीफेगिया, जिसमें अधिक भूख लगेगी हमें। और एक होता है कीटोन्यूरिया, जिसमें यूरिन के साथ टॉक्सिक कीटोन बॉडी है उसका उत्सर्जन होगा, तो इसे हम कीटोन्यूरिया लोग बोलेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा ये तो किसके द्वारा कारण हुआ, ये हाइपोसेक्रेशन के कारण, कम थी इसकी मात्रा इसलिए हुआ। अगर ज़्यादा होगी इंसुलिन की मात्रा तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो कम हो जाएगी। इसमें शरीर की सेल्स जो है ब्लड से ज़्यादा ग्लूकोज लेती हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम, आइज की रेटिना और जनन उपकला को ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं होगी और रोग अपनी क्या कर देगा, जनन क्षमता और आई की जो देखने की क्षमता जो है वो कम कर देगा और इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। नोट, इंसुलिन को क्या करते हैं, बाहर से दिया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन से दिया जाता है इंसुलिन को, हम कभी भी माउथ से इसको नहीं लेते। क्यों, इंसुलिन जो है ना वो क्या है, ओरली देने पर प्रभावी नहीं होता, क्योंकि ये दूसरे प्रोटीन की भांति आहार नाल में पच जाता है, इसलिए इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हम प्रोटीन खाते हैं वो पच जाएंगे, इम्यूनिसाइड में टूट जाएंगे, इम्यूनिसाइड से ऊर्जा बन जाएगी, यानी प्रोटीन मतलब इंसुलिन तो गई नहीं ना शरीर में, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इंजेक्शन से बाहर से इंजेक्शन से देते हैं ताकि डायरेक्ट जाए ये इंसुलिन और काम करे अपना। इसके अलावा थर्ड हार्मोन जो था ना हमारा पेनक्रियाज का, वो था सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये अल्फा सेल और बीटा सेल की एक्टिविटी को चेक करता है, ये इस पे गार्ड है और ये आहार नाल में पचित भोजन के अवशोषण को क्या करता है, संदमित करता है। ठीक है। और पीपी जो सेल थी ना वो क्या करती है, सोमेटोस्टेनिन के स्राव को संदमित करती है तथा भोजन के अवशोषण को क्या करती है, प्रेरित कर देती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं छोटी छोटी हमारी दो ग्लैंड बची हैं, टेस्टिस और ओवेरी। तो हम देखते हैं टेस्टिस जो है एक मेल गोनेड है। ठीक है, टेस्टिस एक पेयर पाए जाते हैं मेल में, और ये क्या होते हैं, ये जो शेक होता है ना, कोष होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसमें ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एंडोक्राइन नेचर होती है इनकी। ठीक है। और ये एक्सोक्राइन भी होते हैं, एक प्रकार की ऑर्गन भी है ये, और एंडोक्राइन नेचर भी होती है इनकी। हार्मोन जो है ये, इसके हार्मोन जो है इसे बोलते हैं एंडोजेंस बोलते हैं, जैसे स्टीरॉयड नेचर के होते हैं ये सभी हार्मोन। ठीक है। टाइप जैसे कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं, एंडोजन जो हार्मोन ना, एंडोजन जो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि प्रिंसिपल एंड्रोजन हार्मोन है। ठीक है। इसके अलावा DHEA डाई हाइड्रोपिनेट्रोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। इसके अलावा एंडोस्टेरोन हार्मोन और एक एंडोस्टेरोनिडोइन हार्मोन। ठीक है। ये कुछ हार्मोन है इनके, देख लेना आप आराम से। अब इनके रोल जो होते हैं वो देखो, डेवलपमेंट क्या है, सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, जैसे सेमिनल वेजाइकल है, वास्ट डिफरेंस है, इसमें क्या कर देते हैं, अपना रोल निभाते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे डीप वॉइस, दाढ़ी मुचुकाना, कंधों का चौड़ाना। ठीक है। और ये प्यूबर्टी जो एज है इसको भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। ठीक है, किसमें, मेल में, क्योंकि मेल की बात चल रही है, टेस्ट इसकी। ठीक है। इसके अलावा दे आल्सो कंट्रोल मेल सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखाया है, मैंने ये कुछ सेल दिखाई है, तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें अंतर लीडिंग सेल होती हैं, कुछ सेल होती हैं जो बीच में यहाँ पे पाई जाती हैं, ये लीडिंग सेल है यहाँ पे, और इसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है। और ये हार्मोन मैंने बता दी कौन कौन से होते हैं, ये काम क्या करते हैं ये बता दी। लीडिंग सेल जो है वो आर स्टिमुलेट बाई ICSH हार्मोन, मैंने बताया था ना, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता था, ICSH हार्मोन, जिसे हम LH हार्मोन भी नाम दिया था। तो LH को ही मेल में बोलते हैं ICH हार्मोन, जो कि लीडिंग सेल पे काम करता है आके, और लीडिंग फिर क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, और ये क्या करेगा आगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। तो ये छोटा सा था, ज़्यादा हमें अभी हम टेस्ट इसके स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देखें, क्योंकि हमें हार्मोन से मतलब है। तो ये हार्मोन देखने आपको, कुछ हार्मोन होते हैं, इनके रोल क्या होते हैं, ये कौन सी सेल द्वारा सीक्रेट होते हैं, क्या इनका काम होता है। ठीक है, आप देख लेना आराम से इसको। इसके अलावा अगली जो ग्लैंड है वो है ओवेरी।
ओवेरी में क्या होता है, ये फीमेल गोनेड है, एक ओवेरी जो कि एक पेयर होता है और एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये भी, और ये हार्मोन सेक्रेट करती है, एंडोक्राइन का काम करती है ये, और इसके द्वारा हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो कि स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। मैंने ये तो पहले ही बता दिया कि स्टेरॉइड जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या होता है, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ टाइप देखो इसके, एस्ट्रेडाइल हार्मोन जो इसका प्रिंसिपल हार्मोन है, एस्ट्रियोल हार्मोन, एस्ट्रियोन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोन, एस्ट्रेडायोल, ये सभी क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, और ये ओवेरी में प्रेजेंट फॉलिकल द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इनमें रोल क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में रोल होता है इनका, और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर होते हैं ना, जैसे प्यूबर्टी 12 से 11 ईयर में आती है, तो इसके में भी इसका रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड और कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर इन फीमेल, इन सभी में क्या है, इनका रोल होता है, किसका, एस्ट्रोजन का। और इसके अलावा सेकेंड हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन, ये कार्पस ल्यूटियम द्वारा सेक्रेट होता है। कार्पस ल्यूटियम आपको पता ही है ना, कार्पस ल्यूटियम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा, ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम जो है ना वो आगे जाके काम करेगी, ठीक है ना। तो रोल देखो मेमोरी ग्लैंड में, इसमें कोशिका का जो निर्माण जो है वो उसको प्रेरित करता है। ये प्रेगनेंसी के 9 माह तक प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे, इसको भी ये हेल्पफुल करता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, किस हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो एबॉर्शन हो जाता है, और इसे हम एंटी एबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं इसीलिए, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरोन में थर्मोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ओके, चलो इसके अलावा आगे हम बात करते हैं एक लास्ट और हमारी फाइनल जो ग्लैंड है या जो स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डेवलपमेंट बायो में हम पढ़ते हैं, तो इसकी बात हम करते हैं प्लेसेंटा की, ठीक है। प्लेसेंटा जो होती है ना, ये एक टाइप से ऐसे मान लो कि जो बच्चा जो होता है और जो मदर होती है उसके बीच क्या होती है, एक टाइप से लिंक होती है, ठीक है ना, जिससे जो बेबी जो होता है उनको क्या मिलता है, उनको फूड मिलता है, उत्सर्जन, श्वसन, जितने भी रिलेटेड उनसे कार्य होते हैं वो सभी प्लेसेंटा के द्वारा पूर्ण होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये काम तो करती ही करती है, यानी ये मदर और जो बच्चा है उसके बीच संबंध स्थापित करने के अलावा ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करती है, ठीक है। और ये हार्मोन ही हमें यहाँ देखने हैं, यहाँ हमें प्लेसेंटा के बारे में नहीं देखना है, केवल हार्मोन देखने उसके। तो यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के बीच एक रचना पाई जाती है, ठीक है ना। फीमेल की जो यूट्रस वॉल होती है वो और एम्ब्रियो के बीच रचना पाई जाती है, इसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन हो गया रिस्पायरेशन का, उत्सर्जन का वगैरह का, और ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसे हम HCG, ठीक है, इसके अलावा STC, इसके अलावा HPL, इसके अलावा कोलिनिक कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, इसके अलावा प्लेसेंटल एस्ट्रोजन हार्मोन, इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन, यानी सेक्स हार्मोन भी इसमें आते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोजन देखो तो HCG का नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। HCT का नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन, और HPL का नाम होता है, क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप ही देख लेना, ये हार्मोन के भी नाम आप ही याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हार्मोन बहुत बार ही पूछ लिए जाते हैं। कुछ हार्मोन जो है मैंने पहले ही बताया था, स्टोमच और किडनी के द्वारा भी होते हैं सेक्रेट, इसलिए कुछ वैज्ञानिक जो है उनको भी एंडोक्राइन ग्लैंड मानते हैं। तो आप नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टोमच जो है वो सेक्रेट करता है हार्मोन, ठीक है, और इंटेस्टाइन जो है वो भी सेक्रेट, जिसे हम स्टोमच या इंटेस्टाइन के हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। जो स्टोमच जो होता है ना, उसकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होती है उसके द्वारा कुछ हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रिन जी सेल होती है, उनमें गैस्ट्रिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, और एंटेरोगेस्ट्रिन हार्मोन, VIP हार्मोन जैसे वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, मोल्टिन हार्मोन, काइमोडेनिन हार्मोन, ये सभी हार्मोन स्टोमच के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। याद रखना, ये स्टोमच भी एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए काम करती है। इसके अलावा किडनी और स्किन भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे किडनी के द्वारा रेनिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट किया जाता है, मैंने बता दिया था, रास सिस्टम भी बताया था मैंने ऊपर, ठीक है। इसके अलावा स्किन जो है इसके द्वारा आर्गेस्ट्रोल और कोलेस्ट्रोल जो है वो भी हार्मोन, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हार्मोन प्रकृति के ये हार्मोन ही है एक टाइप से, ठीक है। तो ये आज जो है हम देखो पूरी ग्लैंड देखी थी, पहले हमने देखा कि हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्मोन के कैसे
इनके क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, क्या क्या काम होते हैं हार्मोन के। फिर हमने कि ग्लैंड की स्ट्रक्चर, उनके हार्मोन, उसकी जो डिजीज थी वो हमने देखी, ठीक है, जितनी भी ग्लैंड थी हमने टोटल देख ली। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक, हालांकि मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा कि हार्मोन जो है उनका फंक्शन, हार्मोन जो है वो कंट्रोल किस प्रकार करते हैं, ठीक है, हार्मोन काम कैसे करता है, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। लेकिन उसकी अगर हम केमिकल तरीके से देखें तो बहुत टिफली हो जाता है, जो कि नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और नहीं आता है, हमारा टॉपिक भी नहीं लगता है, वो नेट JRF वो आगे उसमें लगता है। तो आप जो है आराम से इस टॉपिक को कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप जितनी चाहें थ्योरी बना सकते हैं एंडोक्राइनोलॉजी की। और आप जो ये नोट्स जो है ना, ये PDF आपको मैं HD में अच्छी तरीके से लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका सहयोग बना रहे, धन्यवाद।